रीबर तबाही से ठीक एक दिन पहले इस बार मैंने राशन जमा नहीं किया, न ही किसी शेल्टर में छुपा। मैं सीधा एंटीक मार्केट भागा और अपने माता पिता की सारी विरासत खर्च करके एक नकली दिखने वाली पुरानी चीज खरीद लाया। दुनिया की नजर में मैं पागल था, पर मुझे पता था कि मैं वो चीज नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपी वो बोन कार्विंग खरीद रहा हूँ। दूसरों के लिए ये बेकार थी, पर मेरे लिए ये इस खेल की थी। ये मेरे खानदानी कटोरे को जगाकर उसे एक असली ट्रेजर बेसिन यानी जिबाओ पैन में बदल सकती थी। पिछली जिंदगी में मुझे बहुत देर से समझ आया था, और हाथ लगते ही दोस्तों ने मुझे धोखा देकर मार दिया था। वो दर्द मैं मरते दम तक नहीं भूला। अब मैं बालकनी पर खड़ा इंतजार कर रहा हूँ, जैसे ही हवा चली यादें मुझे फिर उसी तबाही में खींच ले गई। इस बार मुझे 3 महीने पहले ही अपना रास्ता साफ करना होगा। इसके बाद एक भयानक सोलर फ्लेयर तबाही मचाएगा। सैटेलाइट्स गिर जाएंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाएगा, और सूरज कमजोर पड़ते ही पूरी दुनिया का टेम्परेचर -50 डिग्री तक गिर जाएगा। सब कुछ बर्फ की चादर में दब जाएगा। मैंने घर आकर सेफ खोला, जिसमें वह मिट्टी का कटोरा रखा था। पिता की वसीयत में इसका खास जिक्र था। पिछली जिंदगी में इसे एक्टिवेट करने के बाद ही मुझे समझ आया कि यही जिबाओ पैन है जिसे चलाने के लिए उस खास बोन कार्विंग वाली की जरूरत थी। मैंने इसे एंटीक मार्केट में देखा था। इस बार इंतजार नहीं होगा, एक एक सेकंड कीमती है। अपना बैग उठाया और सीधे एंटीक मार्केट की तरफ गाड़ी दौड़ाई। सुबह की भीड़ में सैकड़ों स्टॉल्स लगे थे। मुझे याद है पिछली बार यही मुझे और जोहेंग को वह बोन कार्विंग मिली थी। यहाँ हजारों चीजें थीं, पर असली को ढूंढना मुश्किल था। 2 घंटे ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिला। पता चला कि ये मार्केट सिर्फ वीकेंड्स पर ही ठीक से लगता है। दिल बैठ गया, अगर आज चूका तो अगला हफ्ता बहुत देर कर देगा। हिम्मत हारने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने आवाज दी। वह आवाज सुनकर मेरे अंदर नफरत की लहर दौड़ गई। जोहिंग, वह शख्स जिसने 8 साल तक भाईचारा निभाया और अंत में मुझे बेच दिया। मैंने अपनी नफरत को दबाया और पलटकर शांति से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह सूट पहनकर बड़े एटीट्यूड में आया और बोला, मैं तो तुमसे पूछने वाला था स्कॉलर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं। उसे मेरी तरक्की से जलन थी, ये मुझे अब समझ आ रहा था। मैंने बात टाल दी। तभी पास में शोर हुआ। एक लड़का चिल्ला रहा था और उसके हाथ में वही बोन कार्विंग थी। वह लड़का चिल्ला रहा था कि उसे नकली माल बेचा गया है और वह पुलिस बुलाएगा। बूढ़ा दुकानदार हाथ जोड़कर कह रहा था कि यह खानदानी चीज है। जो हैंग ने मजाक उड़ाया, पर मेरी नजरें उस बोन कार्विंग पर जम गईं। वही थी जिबाओ पैन को खोलने वाली असली की। मैंने लंबी सांस ली और आगे बढ़ा। बहुत ही सहज अंदाज में कहा, भाई क्या मैं इसे देख सकता हूँ? मुझे पुराने सिक्के जमा करने का शौक है, अगर तुम बेचना चाहो तो मैं ले सकता हूँ। लोग हंसने लगे कि मैं नकली चीज खरीद रहा हूँ। उस लड़के की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत वो चीज मेरे हाथ में थमा दी। उस पर अजीब से सिंबल्स बने थे। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे बैग में रखा वो कटोरा गर्म होने लगा। मतलब मैं सही था। ये मेरे लिए महज एक पत्थर नहीं, मेरा सर्वाइवल स्पेस था। कितने पैसे? मैंने पूछा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और सीधे 15,000 मांगे। अभी जो चीज 10,000 में वापस कर रहा था, अब उसकी कीमत बढ़ा दी। मैंने सीधा जवाब दिया 5,000। वो चिढ़ गया और चीज वापस छीन ली। मुझे पता था वो लालची है। जैसे ही मैं पलटा, दुकानदार ने मुझे रोका। उसके पास एक और वैसी ही बोन कार्विंग थी। अंदर से मैं खुश था, पर चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी। जिबाओ पान ने फिर रिएक्शन दिया। मतलब ऐसी एक नहीं कई कीज थी। मैंने तुरंत वह खरीद ली। वो लड़का अब घबरा गया। उसे लगा शायद इसमें कोई राज है। उसने अपनी वाली भी 8,000 में मुझे थमा दी। जोहिंग जल भुनकर राख हो रहा था, पर मैंने उसे इग्नोर किया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर दरवाजा लॉक किया और पर्दे गिरा दिए। एक्टिवेशन का नजारा बहुत बड़ा होने वाला था। जैसे ही मैंने पहली की कटोरे में डाली, वह हवा में तैरने लगा और उससे सुनहरी रोशनी यानी गोल्ड लाइट निकलने लगी। कटोरे की मिट्टी की परत झड़ गई और असली रूप सामने आया। एक पैनल पॉपअप हुआ। जिबाओ पान, स्टोरेज स्पेस 9 क्यूबिक मीटर्स, अपग्रेड कॉस्ट 1,000 वेल्थ पॉइंट्स। आखिरकार स्पेस मिल गया। ये एक सब स्पेस की तरह था जहां वक्त थमा रहता है। यहाँ चीजें सड़ेंगी नहीं और इसे सोने चांदी से अपग्रेड भी किया जा सकता था। तभी मैंने दूसरी की अपनी भौं फोरहेड के बीच लगाई। वह गायब हो गई और पैनल पे लिखा आया, आइटम एप्लीकेशन 3 टाइम्स। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने पिता की छोड़ी हुई सोने की ईंटें निकाली और रेप्लिकेशन शुरू किया। रोशनी चमकी और जमीन पर 5 असली जैसी सोने की ईंटें गिर पड़ी। वजन, क्वालिटी, सब कुछ एकदम रियल था। एक झटके में मेरे पास लाखों का सोना बढ़ गया, पर एक पेंच था, रेप्लिकेटेड गोल्ड से स्पेस अपग्रेड नहीं हो सकता था। थोड़ी निराशा हुई, पर फिर असली सोने से अपग्रेड किया। स्पेस अब 72 क्यूबिक मीटर्स हो चुका था। अपग्रेड की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही थी। पिता के छोड़े हुए करोड़ों रुपयों को अब काम पर लगाने का वक्त था। पहला स्टेप, घर बेचना। शहर के बीचों बीच ये 128 स्क्वायर मीटर्स का फ्लैट अब सिर्फ एक पिंजरा था। तबाही में यहाँ सिर्फ मौत मिलनी थी। मुझे पता था कि बर्फानी तूफान में ये इमारतें ताश के पत्तों की तरह जाएंगी। मैंने ब्रोकरेज को फोन किया। सिर्फ 2 शर्तें, तुरंत सौदा और फुल कैश पेमेंट। दूसरा स्टेप, सारा कैश सोने में बदलना।
मैंने रेप्लिकेटेड गोल्ड बेचकर असली सोना इकट्ठा करना शुरू किया। शाम होते ही एक वर्कआउट प्लान बनाया। इस तबाही में सिर्फ वही बचेगा जो शरीर से मजबूत होगा। तभी फोन बजा। जोहेंग का मैसेज था, कल पार्टी है मेरी तरफ से। मुझे याद आया पिछली बार भी इसने ऐसा ही किया था। वो मुझे सिर्फ अपना एटीएम समझता था। कल की पार्टी में उसे उसकी औकात दिखानी थी। अगले दिन मैंने एक बड़ा वेयरहाउस किराए पर लिया ताकि सारा सामान वहां जमा कर सकूं। घर पर सामान मंगवाना खतरे से खाली नहीं था। शाम को मैं क्लब पहुंचा। जोहेंग और बाकी दोस्त पहले से ही नशे में थे। एक लड़की टैंग याओ भी वहां थी जो सबकी चहेती बनने का नाटक करती थी। जोहेंग ने बड़ी बड़ी बातें की और महंगी शराब मंगवाई। मुझे पता था कि वो मेरा बिल फाड़ने की तैयारी में है। जब बिल आया तो वह लगभग 38,000 का था। सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? जोहेंग ने कहा था ना कि पार्टी उसकी तरफ से है। उसने बहाना बनाया कि उसका फोन डेड है। मैंने मुस्कुराकर वेटर से कहा, इसे चार्जर ला कर दो। सबका चेहरा उतर गया। जोहेंग की बोलती बंद थी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई अभी तू दे दे, अगली बार मैं पक्का दे दूंगा। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी, मुझे क्या देख रहे हो? जोहेंग ने ही तो कहा था कि ट्रीट उसकी तरफ से है। जोहेंग ने पहले अपनी जेबें टटोली और फिर मोबाइल चेक किया। फिर एक शर्मिंदा हंसी हंसते हुए बोला, अरे यार गजब हो गया, फोन की बैटरी खत्म हो गई। उसकी नजरें मेरी तरफ उम्मीद से तैरने लगी। पिछली जिंदगी होती तो मैं बिना सोचे समझे बिल भर देता, पर अब मुझे यह सब मजाक लग रहा था। मैंने वेटर से कहा, भाई इनके लिए एक चार्जर ले आओ। वेटर ने जोहेंग को बड़ी हिकारत भरी नजरों से देखा और मुड़कर चला गया। माहौल में सन्नाटा पसर गया। वांग ली और टैंग याओ सन्न रह गए। उन्हें मेरी तरफ से पेमेंट की आदत थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं बस खड़ा रहूंगा और हिलूंगा तक नहीं। जोहेंग का चेहरा उतर गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए कहा, गुयू गुयू है, आज रात तुम सेटल कर दो। अगली बार पक्का मैं खिलाऊंगा, ठीक है? वो हिस्सा मैं दे दूं? क्या ये सही रहेगा? मैंने सीधे टोकते हुए कहा, होंग जोंग, आज रात आपने ही सबको बुलाया था और कहा था कि ट्रीट आपकी तरफ से है। अब ये मत कहना कि आप बिना पैसे के बाहर आ गए। जोहेंग के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसका गुस्सा भड़क उठा। बस बहुत हुआ, वो दांत पीसते हुए बोला, ये मैं आपसे विनती करता हूं कि पहले बिल सेटल कर दीजिए, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। मैंने अपना चेहरा सख्त कर लिया, तो क्या सच में तुम्हारे पास पैसे नहीं है? जोहेंग का सेल्फ रिस्पेक्ट मिट्टी में मिल चुका था। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो बस इतना ही कह पाया, तो फिर बिल स्प्लिट कर लेते हैं। टैंग याओ ये सुनकर दंग रह गए। स्प्लिट? बाहर घूमने आए हैं और ऊपर से मैं एक लड़की होकर पैसे दूं? हुआंग लेई की भी भौहें तंग गई। जोहेंग मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे जान ही ले लेगा, पर मैंने उसे इग्नोर किया। मैंने अपनी 30 रुपए की लेमन वाटर की पेमेंट की। जोहेंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या तुमने स्प्लिट करने को नहीं कहा था? मैंने शांति से जवाब दिया, हाँ, अपना अपना हिस्सा। मैंने आज रात बस एक ग्लास लेमन वाटर पिया है। पेमेंट करने के बाद मैं सीधा बाहर निकल गया। वो तीनों वहीं पत्थर बनकर खड़े रह गए। वेटर उनके पास आया और बोला, अभी भी 37,970 रुपए बाकी हैं, कृपया पेमेंट कर दीजिए। क्लब से बाहर निकलकर मुझे बहुत सुकून मिला। घर जाते वक्त मैंने जोहेंग और उन सबको ब्लैक लिस्ट कर दिया। ऐसे हिसाब सबसे पहले चुकता करने चाहिए। अगले दिन रोज की तरह वर्कआउट और ब्रेकफास्ट के बाद एजेंट का फोन आया। मिस्टर गो, यहाँ एक क्लाइंट है जो घर देखना चाहता है, आप कब फ्री होंगे? मैं थोड़ा चौंका, इतनी जल्दी? ठीक है, अभी आ जाओ। करीब 15 मिनट बाद डोरबेल बजी। एक जैकेट पहने अधेड़ उम्र का आदमी लेडी एजेंट चेन कियान के साथ अंदर आया। चेन कियान अपनी बातों से घर की ऐसी तारीफें कर रही थी जैसे वो कोई स्वर्ग हो। मैं चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा। घर देखने के बाद उस आदमी ने तुरंत डील फाइनलाइज कर दी। उसने 94.5 लाख कैश में देने का फैसला किया। स्पीड वाकई हैरान करने वाली थी। उनके जाने के बाद मैंने देखा कि वो आदमी चेन कियान के साथ बदतमीजी कर रहा था। तब मैं समझ गया कि डील इतनी जल्दी क्यों हुई। बैंक का मैसेज आया, 9.45 मिलियन। मैंने बस एक नजर डाली, मेरे मन में कोई हलचल नहीं थी। मैंने अपनी कार की चाबियां उठाई और शहर से बाहर निकल गया। पिछली जिंदगी में 8 साल अपोकलिप्स में बिताने के बाद मैंने देखा है कि कैसे लोग पैसों से भरी तिजोरी लेकर बैठे रहते थे, पर बदले में उन्हें सड़ा हुआ ब्रेड का एक टुकड़ा तक नहीं मिलता था। पैसों को सर्वाइवल कैपिटल में बदलना ही असली समझदारी है। मेरी गाड़ी शहर को पार कर जिशान शिशान की तरफ बढ़ी। ये युनचिंग का मशहूर अमीर इलाका है, लेकिन मैं इसके किनारे वाले इलाके में जा रहा था जो अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ था। रास्ता और भी सुनसान होता गया और आखिर में बस एक घुमावदार सीमेंट की सड़क बची। मुझे यही तन्हाई चाहिए थी। अपोकलिप्स में भीड़ मतलब मुसीबत। एक अलग थलग घर ही ज्यादातर मुश्किलों को टाल सकता है। पहाड़ी के बीचों बीच एक 3 मंजिला ग्रे व्हाइट विला खड़ा था। इसके पीछे पहाड़ और सामने एक छोटी सी झील थी। ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ का व्यू बेहतरीन था। मुझे भारी बर्फबारी या बाढ़ की भी चिंता नहीं थी। सबसे जरूरी बात यह थी कि इस विला में एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बेसमेंट था
ये जगह अपोकलिप्स के लिए एक परफेक्ट शेल्टर थी। मालिक करीब 50 साल का एक आदमी था जिसका नाम झांग जाम था। वो अपनी टोन सहलाते हुए जल्दी में डील करना चाहता था। उसने एजेंट को भी बीच में नहीं रखा और खुद ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट डाली थी। मैंने विला का चक्कर लगाया। वो एकदम खाली रफ हाउस था जो मेरे लिए बढ़िया था क्योंकि मुझे इसमें बहुत बदलाव करने थे। जैसे ही मैं बेसमेंट में गया ठंडी हवा का एक झोंका आया। ये 200 स्क्वायर मीटर्स का था और इसकी ऊंचाई 4 मीटर थी। इसका वेंटिलेशन सिस्टम अलग था और पीछे की तरफ एक सीक्रेट एस्केप रूट भी था। परफेक्ट यही चाहिए, मैंने बिना किसी बहस के कहा। 88 लाख पूरा कैश, आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। झांग की आंखें फटी रह गईं। उसने नहीं सोचा था कि उसे इतना सीधा बायर मिलेगा। उसका ये घर आधे साल से बिका नहीं था क्योंकि ये बहुत दूर था। ठीक है, इसी कीमत पर हम दोनों राजी हो गए और वकील बुलाकर कागजात तैयार किए। जैसे ही पेमेंट हुई और मेरा बैंक बैलेंस खाली हुआ, मुझे पहली बार चैन मिला। छोटे भाई, तुम इतने जवान हो, इतना बड़ा घर लेकर क्या करोगे? काम होने के बाद झांग मजे में बातें करने लगा। मैं म्यूजिक में हूँ, इसे एक प्राइवेट रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाना चाहता हूँ। मैंने अपना पहले से तैयार बहाना चिपका दिया। यहाँ शांति है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी और बेसमेंट का साउंड प्रूफिंग भी काम आएगा। इसी बहाने मैं यहाँ भारी मात्रा में राशन और जरूरी सामान जमा कर पाऊंगा। कलाकार आदमी हो, बहुत तरक्की करोगे। झांग ने अंगूठा दिखाया और खुशी खुशी चला गया। जैसे ही मुझे चाबियां मिली, एक लाल पोर्श 718 आंगन में आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक सुंदर सी लड़की बाहर आई। तांग याओ, उसने सफेद ड्रेस पहनी थी और हाथ में एक महंगा दिखने वाला लंच बॉक्स था। आई यही मैंने वांग लेई से सुना कि तुमने अपना घर बेच दिया और फोन भी नहीं उठा रहे। मैं तो बहुत डर गई थी। वो तेजी से मेरी तरफ आई, उसकी आवाज में बनावटी फिक्र थी और आंखें नम थी। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो न जाए। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। फिर जो हेंग ने बताया कि शायद तुम यहाँ हो। उसे देखकर मुझे हंसी आ रही थी। पिछली जिंदगी में इसी औरत ने जो हेंग के साथ मिलकर मुझे बर्बाद किया था और बाद में उसी की बाहों में चली गई थी। जब मैं दर दर भटक रहा था और उसके पास मदद के लिए गया तो उसने दरवाजा तक नहीं खोला और कहा था, गुई गुई मेरी जिंदगी नरक मत बनाओ, हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। वो नफरत मुझे आज भी याद है। तुम्हें ये जगह कैसे मिली? मेरा लहजा एकदम ठंडा था। मैं तुम्हारे लिए परेशान थी। तांग याओ एक कदम आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की पर मैं पीछे हट गया। उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा पर फिर वो मुस्कुराई। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुमने कुछ खाया नहीं होगा चखो से। उसने बॉक्स खोला, अंदर महंगा जापानीज खाना था। मैंने बस एक नजर डाली और कहा, जो बात है साफ कहो। तांग याओ की मुस्कुराहट जम गई। उसने सोचा नहीं था कि मैं इतना रूखा बर्ताव करूंगा, जबकि पहले मैं उसके पीछे पीछे घूमने वाला एक सिंपल लड़का था। आई, तुम्हें क्या हुआ है? क्या घर बेचने में कोई दिक्कत हुई? तुम्हारा मूड खराब लग रहा है? वो बड़ी सावधानी से मुझे परख रही थी पर उसकी नजरें उस विशाल विला पर थीं। सुना है तुमने करोड़ों में घर बेचा है, क्या कोई मुसीबत है? अगर पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताओ, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। ये कहते हुए उसने अपने बैग से कार्ड निकालने का नाटक किया। क्या शानदार एक्टिंग थी। मैं मन ही मन हंसा और चेहरे पर उदासी का नाटक करते हुए सिगरेट जलाई। पूछो मत, तांग याओ को लगा कि अब काम बनेगा। वो और करीब आई। मैंने धुआं छोड़ा और दूर देखते हुए कहा, मैंने वो घर एक इन्वेस्टमेंट के लिए बेचा है। इन्वेस्टमेंट? तांग याओ की आंखें चमकी। एक प्राइवेट इक्विटी प्रोजेक्ट है, मेरे एक अंकल ने बताया है। ये एकदम पक्का काम है। मैंने आवाज धीमी की और रहस्यमय अंदाज में कहा, रिटर्न्स 200% है। कितना? तांग याओ की आवाज अचानक तेज हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने धीरे से पूछा, 200%? क्या सच में? आज के जमाने में ऐसा कहाँ होता है? बिल्कुल सच है। मैंने सिगरेट बुझाई और अफसोस जताते हुए कहा, लेकिन अफसोस इस प्रोजेक्ट की एंट्री फीस बहुत ज्यादा है। कम से कम 10 मिलियन, 1 करोड़ चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा और एक नाटक किया। मैंने घर बेच दिया, अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, फिर भी 1 मिलियन 10 लाख कम पड़ रहे हैं। इतना बड़ा मौका हाथ से जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने झुंझलाहट में अपनी कार के टायर पे लात मारी। मेरी एक्टिंग परफेक्ट थी। तांग याओ की सांसें तेज होने लगी। 200% रिटर्न मतलब 10 मिलियन के 30 मिलियन हो जाएंगे। उसका दिमाग तेज चलने लगा। इन सालों में उसने कई लड़कों को बेवकूफ बनाकर करीब 2 मिलियन 20 लाख जमा किए थे। अगर वो 1 मिलियन यहां लगा दे तो वो 3 मिलियन हो जाएंगे। ये तो किसी को जाल में फंसाने से भी ज्यादा आसान काम था। वो मुझे देख रही थी और उसका दिमाग घोड़े दौड़ा रहा था। उसे लग रहा था कि मैं सच बोल रहा हूं क्योंकि घर बेचने के बाद मेरे पास करोड़ों रुपए थे और ऐसे में लोग अक्सर लालच में आ जाते हैं। रिस्क तो था पर मुनाफा बहुत बड़ा था। इतांग याओ की आवाज में शहद जैसा मीठापन आ गया और वो मुझसे चिपक गई। सिर्फ 1 मिलियन की ही बात है ना? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने अपनी मासूम आंखें मेरी तरफ की जैसे वो मेरे लिए कुर्बान होने को तैयार हो। पैसे कम हैं तो क्या हुआ, मेरे पास थोड़े हैं, मैं इंतजाम कर दूंगी। तुम परेशान मत हो, इतना बड़ा मौका हाथ से नहीं जा चाहिए। मैं मन ही मन मुस्कुराया। आखिरकार मछली जाल में फंसी गई।
मेरे चेहरे पर हैरानी और एहसानमंदी के भाव आए। याओ याओ तुम। मैंने उसके कंधे पकड़े और कांपती आवाज में कहा, लेकिन ये 1 मिलियन से ज्यादा है, कोई छोटी रकम नहीं है। तुम्हारे लिए कितनी भी कीमत कम है। उसने बड़े यकीन के साथ कहा, मैं तुम्हें इस मौके को खोते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसकी पूरी दुनिया हूं, पर मैं जानता था कि वो मुझे नहीं, उस 200% रिटर्न को देख रही है। याओ याओ, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। मैंने उसे गले लगाया, लेकिन मेरी आंखों में बर्फीली ठंडक थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। शुक्रिया कैसा? हम तो एक ही हैं। वो मेरी गोद में सर रखकर मुस्कुरा रही थी जैसे उसे सामने 30 लाख रुपए दिख रहे हों। उसने धीरे से मुझे पीछे किया और अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला। इसमें 1.5 मिलियन 15 लाख है, पासवर्ड 666 888 है। तुम इसे रख लो। उसने कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया जैसे उसे डर हो कि कहीं मैं मना कर दूं। अगर और चाहिए तो मैं कुछ और इंतजाम करूंगी। मैंने उस कार्ड को पकड़ा, वो मुझे बहुत भारी लग रहा था। इसमें तांग याओ का लालच और बेवकूफी भरी थी। पिछली जिंदगी में जो उसने मुझसे छीना था, अब वो सूद समेत वापस देने का वक्त आ गया है। ठीक है, मैंने भारी आवाज में कहा। मेरी आंखें नम हो गईं। याओ याओ, जब ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा तो मैं तुमसे बहुत धूमधाम से शादी करूंगा। मैंने वो वादा किया जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में कभी नहीं किया था। तांग याओ खुशी से खिल उठी। काम हो गया, मैं चलती हूँ, तुम्हें तुम्हारे काम में डिस्टरबेंस नहीं दूंगी। मकसद पूरा होते ही वो वहां से निकलना चाहती थी ताकि मैं ज्यादा सवाल ना पूछूं। तुम जल्दी से पैसों का इंतजाम करो, देर मत करना। वो अपनी पोर्श में बैठी और आंख मारते हुए चली गई। उसके जाते ही मेरे चेहरे से सारी मासूमियत गायब हो गई और वहां बस नफरत बच गई। मैंने हाथ में मौजूद कार्ड को देखा जैसे वो कोई मजाक हो। पिछली जिंदगी में तुमने और झू हेंग ने मिलकर मुझे मारा था, पर इस बार खेल मैंने शुरू किया है। मैं तुम्हारी सारी जमा पूंजी भी छीन लूंगा और तुम्हें उम्र भर के कर्ज में डुबो दूंगा। तांग याओ का काम तमाम करने के बाद मैं वहां ज्यादा नहीं रुका और सीधा सिटी बिल्डिंग मटेरियल मार्केट की तरफ निकल पड़ा। यहाँ हर तरह के लोग थे, बड़ी बड़ी नामी दुकानें भी और सड़क किनारे बोर्ड लेकर खड़े दिहाड़ी मजदूर भी। पर मेरा लक्ष्य साफ था। मुझे लाओ जांग नाम के एक ठेकेदार को ढूंढना था। पिछली जिंदगी में अपोकलिप्स के तीसरे साल में सर्वाइवर बेस का जो ढांचा तैयार हुआ था, वो इसी आदमी की देखरेख में बना था। काम एकदम सॉलिड, बंदा फौलादी और मिजाज उतना ही बदमिजाज। मैं एक पुराने और धूल भरे चायखाने के सामने रुका। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, तंबाकू और पसीने की मिलीजुली बदबू ने मेरा स्वागत किया। कोने की एक टेबल पर चेहरे पर खूंखार भाव लिए करीब 50 साल का एक आदमी हाथ में सिगरेट दबाए बैठा था। उसने ताश के पत्तों को मेज पर पटका और चिल्लाया, लानत है। फिर हार गया, वही था वो। मैं बिना वक्त जाया किए उसके पास गया और बैग से नक्शा ब्लूप्रिंट निकालकर मेज पर पटक दिया। झांग गोंग जांग गोंग, काम लोगे? लाओ झांग ने अपनी लाल आंखों से मुझे देखा, धुआं छोड़ा और पूछा, कैसा काम? विला का रेनोवेशन करना है 1 महीने के अंदर। पास ही बैठा एक गंजा मजदूर हंस पड़ा। ए छोकरे, लाओ झांग से काम करवाना है तो क्या पैसे साथ लाया है? इसके हाथ का हुनर बहुत महंगा पड़ता है। लाओ झांग ने उसे भाव नहीं दिया और धीरे से नक्शा खोला। पहले ही पल में उसकी भौहें तन गईं और फिर उसने सिगरेट बुझा दी। ये क्या बकवास है? लाओ झांग नक्शे की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, ऐसे तुम इंटीरियर डेकोरेशन कह रहे हो? पूरे घर में हाई ग्रेड बुलेट प्रूफ ग्लास दीवारों के अंदर 30 सेंटीमीटर की इंसुलेशन लेयर, बेसमेंट को पूरी तरह से एयर टाइट कांस्टेंट टेम्परेचर बनाना है और छत का ढांचा बदलकर उसे सोलर पैनल से भर देना है। उसने नक्शा मेज पर पटका और मेरी उंगली पकड़कर बोला, तुम घर बना रहे हो या कचरे का खोल? आसपास के मजदूर भी शोर सुनकर इकट्ठा हो गए और झांकने लगे। ये डिजाइन तो पागलपन है, ऐसा कौन करता है? एक अच्छे खासे विला को जेल जैसा बंद डिब्बा बना रहे हो, आखिर किस लिए? मैं एकदम शांत था। नक्शा ऐसा ही बनाया, तुम्हें बस काम से मतलब होना चाहिए। कर पाओगे या नहीं? लाओ झांग ठहाका मारकर हंसा कर तो सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। पर भाई ऐसे तो घर बर्बाद हो जाएगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगा, खूबसूरती खत्म हो जाएगी। क्या सोसाइटी वाले और सरकार तुम्हें ये सब करने देगी? वो अपनी कुर्सी पे वापस बैठ गया और नई सिगरेट सुलगाते हुए बोला, मेरी एक सलाह मानो। जवान हो, पैसा है तो इसे फालतू कामों में मत उड़ाओ। ये काम मैं नहीं करूंगा। मैंने कोई बहस नहीं की, सीधा अपना फोन निकाला और बैंक बैलेंस उसके सामने कर दिया। मार्केट रेट क्या है? लाओ झांग थोड़ा सकपक आ गया। जितना तुम बता रहे हो, मेहनत और माल मिलाकर 30 लाख 3 मिलियन से कम नहीं लगेगा। मैं तुम्हें 60 लाख 6 मिलियन दूंगा। मैंने स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। चमकते हुए आंकड़े देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। अभी 30 लाख एडवांस लो और काम पूरा होने पर बाकी 30 लाख। साथ ही हर मजदूर को 50,000 का अलग से बोनस मिलेगा। चायखाने में सन्नाटा छा गया। लोग ताश और माचिस तक भूल गए। सबकी नजरें मेरे फोन की स्क्रीन और मेरे शांत चेहरे पर टिकी थीं। 30 लाख का काम, डबल पेमेंट और ऊपर से 5,050,000 का इनाम। ये क्लाइंट नहीं था, ये तो साक्षात कुबेर का अवतार था।
लाओ झांग के मुंह से सिगरेट की राख गिर गई। दशकों से इस फील्ड में होने के बावजूद उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? लाओ झांग ने अपनी आवाज धीमी की और करीब आकर पूछा, यह काम किसी शरीफ आदमी का नहीं लग रहा। क्या बाहर कोई लफड़ा करके आए हो? कर्जदारों से बचने के लिए छुपने की जगह बना रहे हो क्या? मैंने अपना फोन जेब में रखा, कहा तो मैं एक आर्टिस्ट हूं। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला, मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जो पूरी तरह शांत हो, जहां बाहर की रोशनी और शोर का नामो निशान न हो। बेसमेंट में मुझे कुछ खास तरह के पौधे उगाने हैं जो कला का हिस्सा होंगे, और छत पर सोलर पैनल्स इसलिए ताकि मेरे इक्विपमेंट 24 घंटे बिना बिजली कटे चल सके। ये बहाना अजीब था, पर एक आर्टिस्ट के लिए एकदम फिट था। अमीर पागल लोग अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं। लाओ झांग को अभी भी थोड़ा शक था। मान लिया, पर अगर कल को पुलिस आई तो मेरा क्या होगा? लायबिलिटी एग्रीमेंट साइन करो। मैं पहले से ही कागज तैयार करके लाया था। सारे डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी मेरी होगी। कल को स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आए, पड़ोसी शिकायत करें या कोई डिपार्टमेंट जांच के लिए आए, उससे तुम्हारा और तुम्हारी टीम का कोई लेना देना नहीं होगा। मैंने पेन उसकी तरफ बढ़ा दिया। साइन करो और 35,03.5 मिलियन अभी तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। 50,000 तुम्हारे लड़कों के लिए एडवांस, चाय पानी समझो। पैसा भारी था, बहाना पुख्ता था और जिम्मेदारी से वो मुक्त था। लाओ झांग ने एग्रीमेंट को देखा, उसकी सांसें तेज हो गई थी। पीछे खड़े मजदूरों की आंखें लाल हो रही थीं। 50,000 का बोनस उनकी आधे साल की मेहनत के बराबर था। झांगे झांगे ले लो ना, क्या सोचना। हाँ झांगे, जब एग्रीमेंट है तो डर कैसा। लाओ झांग ने सिगरेट का गहरा कश लिया। अंधेरे में सिगरेट की नोक तेजी से चमकी और फिर उसने सिगरेट जमीन पर पटक दी। उसने जमीन पर सिगरेट को पैर से कुचल दिया और गाली देते हुए बोला, भाड़ में जाए सब, लाओ पेन, मैं तैयार हूं। अगर पैसा पूरा है तो कछुए का खोल। क्या तुम अगर कहो तो मैं तुम्हारी कब्र को तिजोरी बना दूंगा। साला सब कुछ बना कर दूंगा साइन। होते ही मैंने तुरंत पेमेंट कर दी। अलीपाई की पेमेंट नोटिफिकेशन उस शोर भरे चायखाने में बड़ी साफ सुनाई दी। 3.5 मिलियन क्रेडिटेड। लाओ झांग ने उन जीरो जीरोस को देखा, उसके हाथ कांपने लगे। वो अपनी जगह से उछलकर खड़ा हुआ और चिल्लाया, ओए लड़कों खड़े, क्या देख रहे हो? सामान उठाओ और मेरे साथ चलो। मजदूर ऐसे भागे जैसे कोई जंग जीतने जा रहे हो। काम की रफ्तार वाकई जबरदस्त थी। आधे घंटे बाद पहली ट्रक जिशान विला के दरवाजे पे खड़ी थी। लाओ झांग और उसकी पूरी टीम उस घर के अंदर घुस गई, जिसे अब पूरी तरह से तोड़ा मरोड़ा जाने वाला था। मैं आंगन में खड़ा उन्हें तैयारी करते देख रहा था। मन को शांति मिली, बेस प्लान शुरू हो चुका था। तभी मेरा फोन बजा। वी चैट पर तांग याओ का मैसेज था। आई, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली है, पर फिर भी वो 10 मिलियन का आंकड़ा पूरा नहीं हो पा रहा। मैंने जो हैंक से बात की है, वो मुझे पैसे उधार देने के लिए तैयार है। तुम फिक्र मत करो, मैं कमी पूरी कर दूंगी। जैसे ही पैसे इकट्ठा होंगे मैं तुम्हारे पास आऊंगी। मैंने स्क्रीन देखी, चेहरा पत्थर जैसा था। तांग याओ ने न सिर्फ खुद को दांव पर लगाया, बल्कि झो हिंग को भी बीच में खींच लाई। पिछली जिंदगी के मेरे दो सबसे बड़े दुश्मन अब एक अदृश्य धागे से एक दूसरे के साथ बुरी तरह बंध चुके थे। बेहतरीन, ये खेल अब और भी दिलचस्प होने वाला है। मैंने फोन जेब में रखा और दूर पहाड़ों की तरफ देखा। शाम ढल रही थी और ठंडी हवाएं चलने लगी थीं। दुनिया को जमा देने वाली वो भयंकर सर्दी, एक्सट्रीम कोल्ड, बस आने ही वाली थी, और मुझे उस तूफान के आने से पहले अपने कवच और नुकीले दांत तैयार करे थे। जब तांग याओ का फोन आया, तब लाओ झांग की टीम ने विला की पहली मंजिल की दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया था। धूल उड़ रही थी और ड्रिल मशीनों का शोर कान फाड़ रहा था। मैंने पैसे जुटा लिए हैं। दूसरी तरफ तांग याओ की आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना और थकान थी। 8 लाख, 8 लाख मैं अभी तुम्हें ट्रांसफर कर रही हूँ। बाकी का इंतजाम मैं कर रही हूँ। मैं शोर से बचने के लिए आंगन से बाहर आ गया। 8 लाख? तुमने तो कहा था कि मैंने जानबूझकर अपनी आवाज में निराशा दिखाई। ओ, तुम समझ नहीं रहे, मेरे दूसरे कार्ड में जो पैसे हैं वो इन्वेस्टमेंट में लॉक हैं, उन्हें निकालने में वक्त लगेगा। तांग याओ ने तुरंत सफाई दी। उसे डर था कि कहीं ये बड़ा मौका उसके हाथ से निकल जाए। ये 8 लाख मैंने दोस्तों से मांग कर जुटाए हैं, और झो हेंग से भी 5 लाख का लोन लिया है। उसका इंटरेस्ट ब्याज बहुत ज्यादा है, पर तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए सब मंजूर है। उसने जानबूझकर झो हेंग और कर्ज का जिक्र किया ताकि वो खुद को प्यार में कुर्बान होने वाली लड़की दिखा सके। मुझे हंसी आ रही थी। झो हेंग के पैसे, ये तो बोनस जैसा था। मैंने अपने इमोशंस को दबाया और भावुक होने का नाटक किया। या तुम सच में, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। कुछ मत कहो, बस अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं अभी पैसे भेजती हूँ। और हाँ, क्या हमें कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहिए? इतने सारे पैसे हैं, अगर मेरे घर वालों को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। तांग याओ खुद को बहुत चालाक समझ रही थी। उसे बस ये पक्का करना था कि उसका निवेश सुरक्षित रहे। बिल्कुल, क्यों नहीं, मैंने फौरन हामी भर दी। मैं एक प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट तैयार करता हूं, तुम बस आकर साइन कर देना। आधे घंटे बाद तांग याओ अपनी पोर्श में धूल उड़ती हुई विला के सामने पहुंची।
उसने नफरत से चारों तरफ देखा और अपनी हील्स बचाते हुए मलबे के बीच से रास्ता बनाकर मेरी कार तक आई। मैंने उसे एक कागज जो मैंने अभी सड़क किनारे एक दुकान से प्रिंट करवाया था, वो अग्रीमेंट इतना फर्जी था कि उसमें ढंग से आईडी डिटेल्स तक नहीं थी। लीगल फॉर्मेलिटीज की तो बात ही छोड़ो। तांग याओ ने बस सरसरी नजर डाली और जब उसने प्रॉफिट शेयर जैसे शब्द देखे तो उसे चैन मिल गया। उसका दिमाग तो बस उस 200% मुनाफे के ख्वाब देख रहा था, उसे बारीकियों की परवाह नहीं थी। उसने खटाखट साइन कर दिए। लो हो गया, मैंने पैसे भेज दिए हैं। जैसे ही उसके फोन से नोटिफिकेशन आई, 8 लाख मेरे अकाउंट में थे। ये इस प्रोजेक्ट का पूरा ध्यान रखना, समझे? उसने हिदायत देते हुए कहा। बेफिक्र रहो। मैंने उस रद्दी के टुकड़े को समेटा और सादगी से कहा, जैसे ही मुनाफा होगा सबसे पहले मैं तुम्हारा मूलधन और ब्याज लौटाऊंगा। एक पैसा भी कम नहीं होगा, बिल्कुल कम नहीं होगा। मैं वो सब तुम्हें दूसरी दुनिया में सूद समेत लौटाऊंगा। तांग याओ के जाने के बाद मेरे चेहरे से सारी नरमी गायब हो गई। मैंने फोन में वो 8 लाख रुपए देखे। एक पल भी गंवाए बिना मैंने वो पैसे अपने अपोकलिप्स सप्लाईज वाले कार्ड में ट्रांसफर कर दिए। काम खत्म। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, इंजन की गूंज ने पीछे चल रहे काम के शोर को दबा दिया। मेरा अगला ठिकाना था युनचेंग का पश्चिमी कोयला बाजार कोल डिपो। ये कभी शहर का सबसे बड़ा कोल सप्लाई पॉइंट हुआ करता था, पर अब ये किसी बूढ़े मरते हुए जानवर की तरह सुनसान पड़ा था। चिमनियों से अब धुआं नहीं निकलता था और हर तरफ जंग लगा हुआ था। मेन गेट पर लाल रंग से बंद और क्लियरेंस लिखा हुआ था। मैंने गाड़ी दूर खड़ी की और उस खंडहरनुमा जगह के अंदर चला गया। वहां एक सफेद बालों वाला मायूस आदमी बैठा सिगरेट पी रहा था। वही था इस कोयला बाजार का मालिक, ली वेगो। ली वेगो। ली मालिक कोयला खरीदना है। मैंने सीधे मुद्दे की बात की। ली वेगो ने बेजारी से आंखें उठाईं और पीछे लगे ढेर की तरफ इशारा किया। जितना चाहिए देख लो। 1200 टन कोयला है, पहले पैसे फिर माल। शांति के समय में ये कीमत ठीक थी, पर मैं जानता था कि ली वेगो इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। बैंक का करोड़ों का कर्ज और मजदूरों की 3 महीने की रुकी हुई तनख्वाह। अगर उसे फौरन पैसा नहीं मिला तो वो सड़क पर आ जाएगा। कीमत बहुत ज्यादा है। मैंने सर हिलाया और अपनी सॉफ्ट जोंगहुआ सिगरेट का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। ली मालिक, साफ बात करते हैं। मुझे पता है यहाँ क्या हालात हैं। आपको इस वक्त कैश चाहिए, एक बड़ी रकम, ना कि इन काले पत्थरों के ढेर को धीरे धीरे बेचना। ली वेगो ने सिगरेट ली, पर उसका चेहरा और उतर गया। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये सारा माल एक बार में उठा लूंगा। मैंने उन कोयले के पहाड़ों की तरफ इशारा किया। यहाँ जितना भी एंथ्रासाइट कोल है, मुझे लगता है करीब 1000 टन होगा। मैं सब ले लूंगा। ली वेगो के मुंह से सिगरेट गिरने ही वाली थी, वो हक्का बक्का रह गया। क्या क्या मजाक कर रहे हो? 1000 टन? जानते भी हो इसके लिए कितने पैसे लगेंगे? मैं इसका क्या करूंगा ये आपकी चिंता नहीं है। मैंने अपनी सिगरेट बुझाई और सख्त लहजे में पूछा, बस ये बताओ बेचोगे? मैं तुम्हें एक ही कीमत दूंगा, 8 लाख। 8 लाख। ली वेगो ऐसे उछला जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। क्या तुम पागल हो गए हो? लूट क्यों नहीं लेते? 1000 टन कोयला नहीं है, ये तुम मुझे 80 लाख दे रहे हो। 800 रुपये पर टन। मार्केट में 1200 का भाव है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने फोन उसकी आंखों के सामने कर दिया। स्क्रीन पर जीरोस की लंबी लाइन देखकर ली वेगो की आंखें फटी रह गईं। ली मालिक, मैं यहाँ आपसे बार्गेनिंग नहीं कर रहा। मेरी आवाज में सख्ती थी। अभी 1000 टन कोयला मुझे बेचो और 80 लाख कैश तुरंत अपने अकाउंट में लो। इससे तुम बैंक का कर्ज चुका सकते हो, मजदूरों की सैलरी दे सकते हो और अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचा सकते हो। नहीं बेचना तो मत बेचो। अपने 1200 के भाव को पकड़ कर बैठे रहो और देखते रहो कि खुद के बर्बाद होने से पहले 100 टन भी बेच पाते हो या नहीं। मेरी बात ने ली वेगो की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उसने मेरे जवान लेकिन बेखौफ चेहरे को देखा और फिर फोन पर उस चमकते हुए अमाउंट को। उसके माथे पर पसीना आने लगा। 80 लाख सच में मार्केट प्राइस से बहुत कम थे, लेकिन ये उसके लिए आखिरी लाइफ बोट थी। तुम इतना कोयला इकट्ठा करोगे क्या? मैंने बिना किसी इंटरेस्ट के अपना फोन जेब में रखा और मेरा पेशेंट जवाब दे गया, 3 सेकंड। बेच रहे हो या नहीं? 1 2 बेच रहा हूं, मैं बेच रहा हूं। मेरे 3 गिनने से पहले ही ली वेगो चिल्ला उठा। जैसे उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई हो। वो दीवार के सहारे ढह गया। लेकिन मेरी एक कंडीशन है। ली वेगो हांफते हुए बोला, पैसा अभी अकाउंट में आ चाहिए। नो प्रॉब्लम, मैंने सिर हिलाया। लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। क्या? सारा सामान एक साथ नहीं जाएगा। आज रात से हर रोज रात 10 बजे के बाद तुम गाड़ियों का अरेंजमेंट करोगे और किश्तों में से शहर के पश्चिम में पहाड़ के पास वाले वेयरहाउस में पहुंचाओगे। मैंने उसे पहले से रेंट पर लिए हुए वेयरहाउस का एड्रेस भेज दिया। ट्रांसपोर्ट का खर्चा मैं अलग से दूंगा। याद रखना, शोर कम से कम होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि मैंने इतना कोयला खरीदा है। ली वेगो मुझे पागलों की तरह देखने लगा। उसे लड़का बहुत रहस्यमय लग रहा था, पर अभी उसके पास सवाल पूछने की हैसियत नहीं थी। ठीक है, जैसा तुमको। डील पक्की हुई और मैंने उसी वक्त ट्रांसफर कर दिया। अकाउंट में 80 लाख की भारी रकम देखकर ली वेगो की आंखें भर आईं, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो।
तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। गूंद फ्लावर क्लब वाली बात मुझे याद है। आज बच गए तो क्या होगा, कब तक बचोगे तुम, बस मेरा इंतजार करो। नंबर अनजान था, पर यह अंदाज बिना दिमाग लगाए ही समझ आ गया कि ये कौन है। जो हिंग में ठंडे अंदाज में मुस्कुराया। मैंने अपने अभी अभी खाली हुए अकाउंट को देखा जिसमें 50 लाख थे। ये वही पैसा था जो इस मैसेज भेजने वाले ने मुझे हाई इंटरेस्ट लोन के तौर पर दिया था। दुश्मन के पैसे से अपनी सर्दी का कोयला खरीदना, दुश्मन के पैसे से डूम्सडे के लिए अपना किला फोर्ट्रेस तैयार करना, ये फीलिंग वाकई कमाल की थी। मैंने रिप्लाई करने की जहमत नहीं उठाई और उसे किसी भिनभिनाती मक्खी की तरह ब्लॉक करके डिलीट कर दिया। छोटे भाई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। लीव एगो कागजात लेकर आया। उसके चेहरे पर अब एक बनावटी मुस्कान थी। बेफिक्र रहो, ट्रांसपोर्ट का इंतजार मैं खुद देखूंगा, काम एकदम परफेक्ट होगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। पैसा मिलते ही उसका एटीट्यूड बदल गया था। मैंने सिर हिलाया और जाने ही वाला था कि लीव एगो को कुछ याद आया। वैसे अजीब बात है, इस साल मार्केट का हाल बहुत ही बेतुका वियर्ड है। मेरा ये अड्डा 6 महीने से खाली पड़ा था, लेकिन इसी हफ्ते अचानक कई लोग कोयला खरीदने आए। सब भारी क्वांटिटी में मांग रहे थे और सब के सब एकदम मिस्टीरियस थे। मेरे बढ़ते कदम अचानक रुक गए। मैंने मुड़कर उसे तेज नजरों से देखा। ओ, और भी लोग हैं? हाँ, लीवेगो को कुछ अजीब नहीं लगा और वो अपनी धुन में बोलता रहा। परसों 2 लोग आए थे, मुझे लगा इतनी ठंड तो है नहीं, फिर सब पागलों की तरह सर्दी की तैयारी क्यों कर रहे हैं, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। ली वेइगो की आखिरी बात एक मजाक थी। ली वेइगो ने वो बात मजाक में कही थी, पर मेरे कानों में पड़ते ही मेरा दिल धक से रह गया। मेरा चेहरा तो नहीं बदला, पर अंदर ही अंदर हलचल मच गई। क्या कोई और भी है जो चुपके से रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहा है? क्या कोई और भी रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म लेकर आया है? या फिर सिस्टम को कुछ अंदाजा हो गया है और वो अनऑफिशियल रास्तों से तैयारी कर रहे हैं? वजह जो भी हो, इसका मतलब है कि इस एंड ऑफ द वर्ल्ड के खेल में मैं अकेला प्लेयर नहीं हूं। वक्त मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा कम है। ली वेइगो की बात ने मेरे मन को भारी कर दिया था, पर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। क्या सच में मेरे अलावा भी कोई लौटा है? ये ख्याल आते ही मैंने उसे झटक दिया। चाहे जितने भी लोगों को सच पता हो, मुझे सबसे आगे रहना होगा। शायद मैंने बस इतना कहा और तेजी से बाहर निकल गया। कोयले की खदान से निकलने के बाद मैंने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। अपनी गाड़ी से शहर के आसपास के दर्जनों पेट्रोल पंप्स के चक्कर लगाए। हर बार मैं सिर्फ 4-5 कैनिस्टर्स ही भरवाता और बहाना बनाता कि कंस्ट्रक्शन साइट के जनरेटर के लिए चाहिए। मेरी महंगी गाड़ी और मेरा अंदाज देखकर स्टाफ भी तमीज से पेश आता और ज्यादा सवाल नहीं पूछता। पूरी दोपहर चीटी की तरह मेहनत करके मैंने 2 टन डीजल जमा कर लिया और उसे अलग अलग वेयर हाउसेज में बांट दिया। लेकिन ये काफी नहीं था। असली चीज तो जनरेटर था। मामूली घर वाले जनरेटर इस भीषण ठंड को झेल नहीं पाएंगे। मुझे इंडस्ट्रियल लेवल का बीस्ट चाहिए था। अंधेरा गहरा हो चुका था जब मैं एक बिना स्ट्रीट लाइट वाली गली में मुड़ा। यह शहर का ब्लैक मार्केट था जहां 2 नंबर के इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मिलते थे। हवा में डीजल जंग और सस्ती शराब की बदबू घुली हुई थी। मैं सीधा ओल्ड कैनन मशीन रिपेयर के बोर्ड वाली दुकान में घुसा। एक आंख वाला आदमी साइक्लॉप्स एक बड़े पिस्टन को साफ कर रहा था। उसने सिर भी नहीं उठाया। क्या चाहिए? 210 KILOW-ATT वाले साइलेंट डीजल जनरेटर्स, या तो मिलिट्री ग्रेड हो या इंपोर्टेड, क्वालिटी एकदम सॉलिड होनी चाहिए। मैंने सीधा काम की बात की। साइक्लॉप्स के हाथ रुक गए। उसने अपनी उस इकलौती आंख से मुझे ऊपर से नीचे तक नापा। सामान तो है, पर कीमत बहुत महंगी होगी। मुझे माल दिखाओ। वो मुझे कबाड़ के ढेर के बीच से पीछे के अहाते बैकयार्ड में ले गया। वहां कोने में 2 विशाल मशीनें रखी थीं, जिनका ढांचा देखकर ही उनकी मजबूती का अंदाजा हो रहा था। जर्मन आर्मी के रिजेक्टेड यूनिट्स हैं, पर मेंटेनेंस एकदम टॉप क्लास है। 1 घंटे में फुल लोड पर सिर्फ 2 लीटर तेल पिएंगी। उसने मशीन को थपथपाया। बगल में 2 5 PON के स्टोरेज टैंक्स भी हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो पूरा सेट ले जा सकते हो। मेरी आंखें चमक उठी। ये तो जैसे मेरे लिए ही बने थे। कितना? एक जनरेटर 3 लाख का, स्टोरेज टैंक 50,000 का, पूरा सेट 7 लाख। उसने अपनी 7 उंगलियां दिखाई। ये कीमत मार्केट से दोगुनी थी, पर मैंने पलक तक नहीं झपकाई। मेरे पास बस वक्त की कमी थी, पैसा तो कचरा था। मुझे 2 सेट्स चाहिए। मैंने काला बैग खोला और 14 लाख कैश के बंडल निकाल दिए। मेरी सिर्फ एक कंडीशन है, आज रात 12 बजे से पहले ये इस एड्रेस पर पहुंच जाने चाहिए। मैंने उसे एक पर्ची थमाई। इतने सारे पैसे देखकर उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। इस धंधे में बरसों से हूं, पर तुम जैसा फास्ट ग्राहक नहीं देखा। कोई बात नहीं मालिक, बेफिक्र रहो, 12 बजे से पहले पहुंच जाएगा। डील होते ही मैं मुड़ा और चल दिया। मैंने ध्यान नहीं दिया कि दूर अंधेरे कोने में जहरीली नजरों का एक जोड़ा मुझे घूर रहा था। ये वही पुराना सिक्का बेचने वाला दोहाव था। वो यहां कुछ सस्ते पार्ट्स ढूंढने आया था, पर उसने मुझे देख लिया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं 14 लाख ऐसे फेंकूंगा जैसे कोई कचरा हो।
दू हाओ का दिल जलने लगा। उसे अपनी वो मेहनत याद आई जो उसने चंद हजारों के लिए की थी। उसे यकीन हो गया कि उस पुराने सिक्के का सौदा उसने घाटे में किया था। उसे लगा कि मैंने उसे लूट कर ये पैसा बनाया है। जलन ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। जैसे ही मैं मार्केट से बाहर निकला उसने धीरे से अपना फोन निकाला। हेलो बियो भाई, मैं दू हाओ बोल रहा हूँ। उसकी आवाज में नफरत और मक्कारी थी। एक काम है, एक बड़ी मछली है जेब में लाखों का कैश लेकर घूम रहा है। हाँ, अकेला है। ठीक है, मैं गली के मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग नोट: द इनपुट टेक्स्ट रिपीट्स एंड जंप्स हियर, प्रोसीडिंग विद द नैरेटिव फ्लो बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जनरेटर, दो विशाल स्टोरेज टैंक्स और ली वेगो का भेजा हुआ 50 टन कोयला। मैंने उस ठंडे कोयले को हाथ लगाया और मन ही मन अपनी स्पेस को एक्टिवेट किया। अचानक वो काला पहाड़ और वो धातु के राक्षस जनरेटर्स वहां से गायब हो गए। जब मैंने अपनी चेतना कॉन्शियसनेस अपनी स्पेस में डाली तो वहां अब दो काले पहाड़ खड़े थे, एक कोयले का और एक अनाज का। बगल में वो जनरेटर्स और टैंक्स शान से खड़े थे। सारा डीजल भरने के बाद जब मैंने फ्यूल लेवल को बढ़ते देखा तो जो सुकून मुझे मिला वो शब्दों से परे था। यही मेरी असल ताकत थी, यही तबाही में बचने का सहारा था। मैंने वेयरहाउस को लॉक किया और वहां से निकल गया। गली के मोड़ पर पहुंचते ही मुझे अपने पीछे कदमों की आहट महसूस हुई, धीमी और सधी हुई, जैसे कोई बिल्ली चूहे का पीछा कर रही हो। मैं शांत रहा। मैंने अपनी रफ्तार नहीं बढ़ाई और ना ही पीछे मुड़कर देखा। ये गली काफी गहरी और घुमावदार थी। मैं जानबूझकर उन्हें एक बंद रास्ते डेड एंड की तरफ ले गया। जैसे ही रास्ता खत्म हुआ मैं मुड़ा। 5 साये चांदनी को रोकते हुए मेरे सामने खड़े थे। सबसे आगे वो बांस जैसा पतला और बीमार दिखने वाला शख्स था, दू हाओ। उसके पीछे 4 गुंडे थे जिनके हाथों में लोहे की रॉड और बेसबॉल बैट्स थे। दू हाओ ने ताली बजाई और एक कमीनी हंसी के साथ बोला, मालिक, हम फिर मिल गए। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने फंसे हुए शिकार को देखता है। क्या इत्तेफाक है ना। मुझे लगा पिछला सौदा कुछ घाटे का रहा, सोचा थोड़ा हिसाब बराबर कर लें। एक पीले बालों वाले गुंडे ने बैट को अपनी हथेली पर दे मारा। ओए छोड़े, फालतू की बातें मत कर। मेरा भाई तुझसे बात कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तमीज से अपनी सारी कीमती चीजें निकाल दे और अपनी उस महंगी गाड़ी की चाबियां यहां छोड़ दे, वरना हम तुझे इतना मारेंगे कि तुझे अपनी हड्डियां गिनने का मौका नहीं मिलेगा। एक और भारी भरकम गुंडे ने लोहे की रॉड हवा में लहराई। मेरी नजरें उन सबको पार करते हुए दू हाओ के चेहरे पर टिकी थी। मेरी आवाज एकदम बर्फीली थी। तुम्हें क्या चाहिए दू हाओ? दू हाओ को लगा कि मैं डर गया हूं और भी अकड़ गया। सिंपल है। उसने एक उंगली उठाई। उस पुराने सिक्के की कीमत मैंने पता की है, वो कम से कम 10 लाख का था। मैंने 10 लाख का नुकसान सहा है। मैं बिजनेस में इंसाफ पसंद करता हूं। अगर तुमने कमाया है तो मेरा हिस्सा भी बनता है। उसकी आवाज उस संकरी गली में गूंज रही थी। ओए मालिक, सिक्के का घाटा पूरा करना पड़ेगा। गुंडों की कमीनी हंसी तेज हो गई। पीला गुंडा अपनी रॉड से दीवार पर मार रहा था, से सीमेंट के टुकड़े झड़ रहे थे। दूसरा पहलवान अपनी उंगलियां चटकाते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा। हड्डियां टूटने की आवाजें, क्रैक्स साफ सुनाई दे रही थी। पैसे और चाबियां यहीं छोड़ दो तो शायद हम तुम्हें खुद चलकर हॉस्पिटल जाने की मोहलत दे दें। गली में सन्नाटा छा गया, सिर्फ उनके भारी कदमों की आवाज आ रही थी। मैं दीवार से सटकर खड़ा था, चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। मैंने उन गुंडों को नजरअंदाज किया और सीधा दू हाओ की लालची आंखों में देखा। क्या तुम श्योर हो? मेरी आवाज धीमी थी पर उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। दू हाओ एक पल के लिए ठिठका, फिर उसे गुस्सा आ गया। मौत सामने खड़ी है और अभी भी टशन दिखा रहा है। मारो इसे, दू हाओ दहाड़ा। इसकी टांगें तोड़ दो, देखता हूं फिर कैसा करता है। उसकी बात पूरी होते ही वो पीला गुंडा और पहलवान एक साथ मेरी तरफ झपटे। जैसे ही वो रॉड मेरे सिर के करीब पहुंची मैं हिल गया। उस रॉड के मुझ तक पहुंचने से पहले ही मैंने एक्शन लिया। मैं बस जरा सा अपना हाथ उठाया। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन अचानक मेरे हाथ में एक काला स्प्रे कैनिस्टर आ गया। एक गाढ़ा सफेद धुआं गैस सीधा उन दोनों के चेहरों पर जाकर लगा। चीखें गूंज उठी। पीले गुंडे और पहलवान को ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों में किसी ने तेजाब डाल दिया हो। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और चेहरे को हाथों से ढककर जमीन पर तड़पने लगे। मेरी आंखें, ये क्या है? इस अचानक हुए हमले ने बाकी सबको सुन्न कर दिया। दू हाओ के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसने अपनी आंखों के सामने अपने दो सबसे तगड़े आदमियों को ढेर होते देखा। ये तुमने क्या किया? उसका जवाब था मेरा दूसरा वार। मेरे लेफ्ट हैंड में एक सफेद प्लास्टिक बैग था जो हवा में लहरा रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मेरी कलाई एक झटके के साथ घूमी और एक पत्थर सीधा उस प्लास्टिक बैग से जा टकराया। वो बैग हवा में ही फट गया और चूने का सफेद पाउडर पूरे अली में फैल गया। लाइम पाउडर साला आंखें नहीं खुल रही हैं। बाकी के दोनों गुंडे भी अंधे हो गए थे। उनकी आंखों और नाक से पानी बह रहा था और वे पागलों की तरह हाथ पैर मार रहे थे। 2 सेकंड के अंदर चारों बदमाश जमीन पर थे। वो स्प्रे कैन और प्लास्टिक बैग मैंने पहले ही अपने जुबाओ बेसिन स्पेस में वापस रख लिए थे। अब उस जगह पर सिर्फ मैं था और बदहवस खड़ा दू हाओ।
डूहाओ का दिमाग ब्लैंक हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। ये कैन और बैग कहाँ से आए? क्या ये कोई मैजिक है? डर उसके पैरों से होता हुआ सीधा सर तक चढ़ गया। मुझे अपनी तरफ बढ़ता देख उसके पैर कांपने लगे और वो पीछे हटने लगा। तुम पास मत आना, दूर रहो मुझसे। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और एक जोरदार लात सीधा डूहाव की छाती पर मारी। डूहाव किसी फटे हुए बोरे की तरह उड़ता हुआ गया और उसकी पीठ दीवार से जा टकराई। दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आए। इससे पहले कि वो संभल पाता, मैं उसके पास पहुंच गया और अपना पैर उसकी कलाई पर रख दिया। कहाँ है वो चीज? मैंने ठंडे लहजे में पूछा। क्या क्या चीज? डूहाव अभी भी जुबान लड़ा रहा था। मुझे बेकार की बातों का शौक नहीं था। मैंने अपने पैर का दबाव बढ़ाया और डूहाव के मुंह से चीख निकल गई। वो जेड जो तुम्हारे पास है, मैं बताता हूँ, वो पूरी तरह टूट चुका था। वो मेरी अंदर वाली पॉकेट में है। मैं नीचे झुका और उसकी चीखों को इग्नोर करते हुए उसके कपड़ों में तलाश शुरू की। जल्द ही मेरे हाथ में एक ठंडी और सख्त चीज आई। एक जेड पेंडेंट। ये गहरे हरे रंग का था, जिसकी चमक धुंधले अंधेरे में भी साफ दिख रही थी। देखते ही पता चल रहा था कि यह कोई मामूली चीज नहीं है। इस पर बहुत ही पुराना और कॉम्प्लेक्स डिजाइन बना हुआ था। यही वो चीज है। मेरी सांसें जैसे रुक सी गईं। पिछली जिंदगी में जब अपोकलिप्स आया और सिस्टम तबाह हो गया, तब डू हाउ ने इसी खानदानी जेड के बदले एक बड़े आदमी से टॉप टीयर शेल्टर का टिकट हासिल किया था। वो सालों तक आराम से रहा, जबकि मैं एक कुत्ते की तरह बर्फ में खाने के लिए दर दर भटक रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जन्म में ये मेरे हाथ लग जाएगा। तभी दर्द से पागल हुए डूहाव की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। उसने अपने दूसरे हाथ से कमर के पीछे से एक स्प्रिंग नाइफ निकाली और सीधा मेरी जांघ पर वार किया। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। चाकू की धार चमक उठी, लेकिन मैं चाकू की धार चमकी पर मैं उससे भी तेज था। मेरी उंगलियों ने एक मूव लिया और जिस हाथ में अगले ही पल कुछ नहीं था, वहां अचानक एक भारी लाल ईंट ब्रिक आ गई। ये ब्रिक बिना किसी वार्निंग के प्रकट हुई थी, जैसे कोई जादू हो। डूहाव का चाकू हवा में ही रुक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ईंट, ये ईंट कहाँ से आई? इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, मैंने वो ईंट जोर से नीचे मारी। एक भारी आवाज हुई और वो ईंट डूहाव के गाल को छूती हुई जमीन पर जा लगी। ईंट के टुकड़े उड़े और डूहाव के चेहरे पर कुछ गहरे जख्म दे गए। डूहाव पूरी तरह सन्न रह गया। ईंट के गिरने से जो हवा का झोंका आया, उससे उसका चेहरा दहल उठा था। अगर ये सर पे लगती तो डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई। मैं खड़ा हुआ और नफरत से पीछे हटते हुए जेड को संभाल कर रख लिया। मैंने नीचे देखा, जहां डूहाव कचरे की तरह कांप रहा था। गंदगी, सिर्फ ये दो शब्द कहकर मैं पलट गया और बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गया। पीछे गली में बस वो 5 अंधे गुंडे और अपनी गंदगी में पड़ा डू हाव रह गए थे। मैं गली से बाहर निकलकर स्ट्रीट लाइट के नीचे आया। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने वो जेड पेंडेंट अपनी हथेली में लिया। ये ठंडा था, लेकिन इसमें एक अजीब सी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही थी। जैसे ही मेरी उंगलियों ने उस जेड को पूरी तरह कवर किया, मेरे दिमाग की गहराई में एक जोरदार वाइब्रेशन हुई। ये मेरे जुबा बेसिन स्पेस की गूंज थी, जो इसके साथ सिंक हो रही थी। अचानक दिमाग में एक तेज रोशनी धमाके की तरह फैली, जिसने सूरज की रोशनी को भी फीका कर दिया। मेरे कदम रुक गए और दिमाग में एक साफ आवाज गूंजी। एक साफ आवाज सुनाई दी, स्पेस अपग्रेड होने वाला है। मेरी हथेली में मौजूद वो एंशिएंट जेड अचानक गर्म हो गया। वो गर्मी सिर्फ हाथ तक नहीं थी, मेरी रूह कांप उठी थी। वो जेड टूटा नहीं, बल्कि हरे रंग के चमकते कणों में बदल गया, बिल्कुल जिंदा जुगनुओं की तरह, और मेरी हथेली के जरिए अंदर समा गया। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक ऐसी ताकत जिसे रोका नहीं जा सकता था, उसने मुझे खींचकर जुबाव बेसिन स्पेस के अंदर डाल दिया। स्पेस बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहा था। जमीन हिल रही थी और फैल रही थी। जहां पहले सब कुछ खत्म हो जाता था, अब वो जगह आंखों के सामने अंधेरे को चीरती हुई बढ़ रही थी। ऊपर का धुंधला आसमान और ऊंचा और दूर हो गया। कोयले और अनाज के जो ढेर पहाड़ जैसे लगते थे, अब इस बदलाव में छोटे से टीले जैसे दिखने लगे। स्पेस अब 10 गुना बड़ा हो चुका था। जो स्टोरेज स्पेस पहले सिर्फ 100 क्यूबिक मीटर्स था, वो बढ़कर 1000 क्यूबिक मीटर्स हो गया था। एक बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा और 10 मीटर ऊंचा स्पेस। मैं अभी संभल ही रहा था कि जानकारियों का एक सैलाब मेरे दिमाग में उतर आया। कोई शब्द नहीं थे, कोई आवाज नहीं थी। ये एक नई बेसिक इंस्टिंक्ट थी, डेंजर परसेप्शन। अब मैं अपने 10 मीटर के दायरे में किसी भी बुरी नियत मैलिस को पहले ही महसूस कर सकता था। मैं अभी भी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था, हाथ खाली थे, जैसे अभी जो हुआ वो सब एक वहम हो। मैंने आंखें बंद की और उस नई पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश की। एक पल में दुनिया बदल गई। रास्ते पर चलते लोग, तेजी से गुजरती कारें, यहां तक कि दीवार के पीछे छिपी बिल्ली, सब पर एक हल्का रंग चढ़ गया था। ज्यादातर लोग नीले या सफेद रंग के थे, जो शांति को दर्शाते थे। एक आदमी जो ट्रैफिक की वजह से परेशान था, उसके सर पर पीले रंग का तनाव दिख रहा था। एक लड़का जो फोन पर लड़ रहा था, वो गुस्से के लाल रंग में डूबा था। ये सब मुझसे ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन तभी मेरी कॉन्शियसनेस के जाल में एक गहरा काला रंग फंसा। सड़क के पार एक काली कार खड़ी थी,
जिसके अंदर बैठा एक आदमी खिड़की के शीशे से मुझे घूर रहा था। मैं उस नफरत को महसूस कर सकता था जो पानी में फैली स्याही की तरह मेरी परसेप्शन में घुल रही थी। मैंने अपनी गर्दन घुमाई और मेरी नजरें सीधे उस आदमी से जा टकराईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसे देख लूंगा। वो एकदम से सकपका गया और तुरंत नजरें हटाकर कार स्टार्ट करके वहां से भाग निकला। मैंने उसका पीछा नहीं किया। मैं वहीं खड़ा होकर इस नई एबिलिटी के फायदों के बारे में सोचने लगा। ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये दूसरों से आगे रहने का जरिया था। आने वाले अपोकलिप्स में कोई भी साजिश मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। खुद को संभालते हुए मैं अपनी विला की तरफ वापस बढ़ा। रात पूरी तरह घिर चुकी थी। पूरा विला एरिया एक अजीब सी रोशनी में डूबा था। वो शाम की लाली नॉर्मल नहीं थी। उसमें एक बीमार सा बैगनी लाल रंग था, जैसे आसमान पर कोई गहरा जख्म हो। लाओजांग की टीम अपना काम खत्म कर चुकी थी। बस वो आखिरी चेकअप के लिए रुका था। शाओबू साहब जरा देखिए, लाओजांग ने गर्व से कहा। अब अगर कोई कार लेकर भी इसे टक्कर मारेगा तो उसे 100 बार सोचना पड़ेगा। पूरा विला अब लोहे और कंक्रीट का एक मजबूत किला बन चुका था। खिड़कियों में बुलेट प्रूफ ग्लास लग चुके थे और दीवारें स्टील के ढांचों से मजबूत की जा चुकी थी। 3 मीटर ऊंची दीवारों पर इलेक्ट्रिक वायर के पॉइंट छोड़ दिए गए थे। मैंने बिना कुछ कहे विला का एक चक्कर लगाया और अपनी डेंजर परसेप्शन एक्टिवेट की। परसेप्शन की दुनिया में पूरा विला नीले रंग की सुरक्षा की चादर में ढका हुआ था। सब कुछ मजबूत था, लेकिन जैसे ही मैं विला के साउथ वेस्ट कॉर्नर पर पहुंचा, मेरे कदम रुक गए। वहां दीवार का एक मोड़ था जिसके पास एक पुराना घना बरगद का पेड़ था। उस हिस्से में नीली रोशनी कमजोर थी और पेड़ की टहनियों के पास से खतरे का हल्का लाल रंग उभर रहा था। नॉर्मल आंखों से वहां कोई कमी नहीं दिख रही थी, लेकिन मेरी एबिलिटी के हिसाब से वो एक बड़ा डेथ ट्रैप था। लाओजांग, मैंने उस कोने की तरफ इशारा करते हुए सख्त आवाज में कहा, ये 3 मीटर का हिस्सा कल सुबह तोड़ देना। लाओजांग हैरान रह गया। साहब, ये दीवार तो अभी खड़ी की है, बहुत मजबूत है। मैंने कहा, इसे तोड़ दो। मेरी आवाज और ठंडी हो गई। इसे 2 मीटर और गहरा खोदो और सबसे हाई क्वालिटी स्टील का इस्तेमाल करके फिर से बनाओ। मैंने ऊपर उस पेड़ की तरफ देखा जिसकी टहनियां दीवार के अंदर आ रही थीं। दीवार के ऊपर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस लगाओ और अंदर बाहर इंफ्रारेड अलार्म सिस्टम सेट करो जो सीधा कंट्रोल रूम से जुड़ा हो। लाओजांग पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, साहब आप ये क्या कर रहे हैं? इतना गहरा गड्ढा, इलेक्ट्रिक फेंस, हम घर बना रहे हैं या जेल? इसकी क्या जरूरत है? यहाँ कौन आएगा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस ऊपर उस बैगनी आसमान की तरफ इशारा किया। लाओजांग, ये आसमान देखो। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी। सब कुछ ठीक नहीं है, हमें आने वाले खतरे के लिए तैयार रहना होगा। तभी लाओजांग का फोन बजा। एक न्यूज नोटिफिकेशन आया था। पास खड़े एक जवान वर्कर ने उसे ओपन किया। न्यूज रीडर की गंभीर आवाज गूंजी। इलाके में एक अजीब औरोरा जैसी रोशनी देखी गई है। चीन के उत्तरी हिस्सों और शिनजांग में भी लाल और हरे रंग की ये रोशनी नजर आई है। जो आसमान स्क्रीन पर दिख रहा था वो बिल्कुल वैसा ही बैगनी लाल था जैसा उनके सर के ऊपर था। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड में यह हलचल अब तक की सबसे बड़ी घटना है। वजह का पता लगाया जा रहा है। नागरिकों से अपील है कि वे घबराएं नहीं। अचानक लाओजांग के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैं समझ गया साहब, लाओजांग का गला सूख गया था। कल सुबह सबसे पहले मैं आऊंगा और इसे एकदम परफेक्ट बना दूंगा। मैंने सिर हिलाया और अंदर चला गया। खाली हॉल में सीमेंट और धूल की महक थी। मैं उस बड़ी बुलेट प्रूफ विंडो के सामने खड़ा होकर बाहर अंधेरे को देख रहा था। अब मुझे सब कुछ अपने कंट्रोल में महसूस हो रहा था। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। आईए का मैसेज था, मेरे इन्वेस्टमेंट का फायदा कब दिखेगा? जो हैंग ब्याज के लिए बहुत शोर मचा रहा है। मैंने उस किसिंग इमोजी को देखकर एक ठंडी मुस्कान दी और रिप्लाई किया, जल्द ही एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। मैसेज भेजकर मैंने फोन रख दिया। बाहर आंगन में वो पुराना बरगद का पेड़ अंधेरे में चुपचाप खड़ा था। अचानक एक पत्ता टहनी से टूटा। वो हवा के साथ नहीं उड़ा, बल्कि ठहरी हुई हवा में गोल घूमते हुए धीरे से नीचे गिरा। वो एक सूखा पीला पत्ता था जिसकी नसें सूख चुकी थीं, जिसमें मौत का एहसास था। अब असली खेल शुरू होगा। पूरी रात खामोश गुजरी और अगली सुबह आई। सुबह की पहली किरण जैसे ही बुलेट प्रूफ ग्लास को चीर कर अंदर आई, मैं उस वक्त तक विला के बेसमेंट में पहुंच चुका था। इसे लाओजांग की कंस्ट्रक्शन टीम ने पूरी तरह से मॉडिफाई कर दिया था। दीवारों और छत पर वाटरप्रूफ और साउंड प्रूफ लेयर लगाई गई थी। इसका वेंटिलेशन सिस्टम सीधा बाहर के एयर वेंट से जुड़ा था। यह इस अपोकलिप्टिक फोर्ट्रेस का दिल था। मेरे एक इशारे पर सिस्टम से कई बॉक्सेस और नए इक्विपमेंट वहां प्रकट हो गए। मैंने उनकी पैकेजिंग खोली और बड़े पावर वाले प्लांट ग्रोथ लाइट्स के लिए मेटल स्टैंड्स फिक्स किए। जैसे ही वो पर्पल रेड लाइट्स जली, पूरा स्पेस किसी साई फाई मूवी के एलियन बेस जैसा दिखने लगा। इसके बाद मैंने हाइड्रोपोनिक सिस्टम बिछाया, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के पाइप्स लगाए और सफेद प्लांटिंग बेड्स तैयार किए। ये सब करने के बाद मैंने अपने स्पेस से बीज निकाले,
तेजी से उगने वाली लेटस और ठंड झेलने वाली चाइव्स। अपोकलिप्स के शुरुआती दिनों में विटामिन पाने का यही सबसे तेज तरीका था। मैंने बीजों को न्यूट्रिएंट सोल्यूशन वाले नर्सरी बेड में डाल दिया। हाथ तेजी से चल रहे थे और कुछ ही घंटों में आखिरी लाइट भी सेट हो गई। अंडरग्राउंड इकोसिस्टम का ढांचा अब तैयार था। मैं उस पर्पल रेड रोशनी के बीच खड़ा था और मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ ही दिनों में यहाँ हरियाली की छोटी छोटी बूंदें दिखने लगीं। वो जिंदगी का रंग था जो भविष्य में सोने से भी ज्यादा कीमती होने वाला था। वहां ज्यादा न रुकते हुए मैं बेसमेंट के दूसरे कोने की तरफ बढ़ा, जहां एक बहुत बड़ा टॉप टियर वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगा था। यह मशीन भारी धातुओं और रेडिएशन समेत लगभग हर तरह की गंदगी को साफ कर सकती थी। मैंने इसे गहरे अंडरग्राउंड वाटर वेल के पाइप से जोड़ा और छत के रेन वाटर कलेक्शन डिवाइस से भी कनेक्ट कर दिया। एक परफेक्ट वाटर रिसोर्स लूप सिस्टम तैयार हो गया। जैसे ही मैंने वॉल्व खोलकर मशीन स्टार्ट की, एक हल्की गूंज के साथ इंडिकेटर लाइट्स जल उठी। साफ पानी पाइप से बहने लगा। मैंने हाथ बढ़ाकर थोड़ा पानी चखा। पानी ठंडा और हल्का मीठा था। इसे बर्बाद ना करते हुए मैंने सीधे आउटलेट को अपने विशाल स्पेस के स्टोरेज टैंक से जोड़ दिया। मैंने मन ही मन स्पेस के अंदर एक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल का शेप सोचा। अगले ही पल खाली जमीन पर एक विशाल सफेद पूल बन गया। साफ पानी खाली जगह से झरने की तरह गिरने लगा और पूल भरने लगा। पानी का लेवल बढ़ते देख मेरा सेंस ऑफ सिक्योरिटी फिर से बढ़ गया। खाना, पानी और एनर्जी, सर्वाइवल के ये तीनों मजबूत पिलर अब मेरे हाथ में थे। तभी अचानक बजती डोरबेल ने मेरा ध्यान भटकाया। ये घंटी बजाना नहीं बल्कि दरवाजा पीटना था। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और मॉनिटर पे देखा। वहां एक सस्ते सूट में तेल से चिपके बालों वाला एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ थी। वो प्रॉपर्टी मैनेजर था। मैंने इक्विपमेंट बंद किया और ऊपर जाकर दरवाजा खोला। नमस्ते, मैं यहाँ का प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ। मेरा नाम वांग है। उसने मेरा मुआयना करते हुए और आंगन की तरफ झांकते हुए कहा, आप ही नए ओनर हैं? क्या आपको अंदाजा है कि आपके कंस्ट्रक्शन से कितना शोर हो रहा है? हमें कई शिकायतें मिली हैं। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो मुझ पर हुक्म चला रहा हो। और सुनिए, ये बाहर की दीवारों का मॉडिफिकेशन और बाउंड्री की ऊंचाई बढ़ाना, ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है। रूल्स के हिसाब से आपको सब कुछ पहले जैसा करना होगा। वांग मैनेजर ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाकर अकड़ दिखाई। मैंने शांति से उसे देखा। मेरी डेंजर परसेप्शन विजन में उसके सिर पर चिड़चिड़ाहट का पीला रंग था, लेकिन उससे ज्यादा लालच की काली परतें थीं। वो समस्या सुलझाने नहीं बल्कि अपना फायदा ब्राइब ढूंढने आया था। हटाना होगा? मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के दोहराया। हाँ, बिल्कुल हटाना होगा। वांग मैनेजर को लगा कि उसने मुझे डरा दिया है। उसकी आवाज और तेज हो गई। वरना हमें सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करना होगा और वो इसे जबरदस्ती तोड़ देंगे। मैंने सिर हिलाया और अंदर की तरफ मुड़ गया। वांग मैनेजर को लगा कि मैं डर गया हूं। वो गर्व से मुस्कुराया। इन अमीर लड़कों को काबू करना कितना आसान है। अगले ही पल मैं बाहर आया, लेकिन हाथ में कोई पेपर नहीं था। मेरे हाथ में एक काला प्लास्टिक बैग था जिसे मैं उसके पैरों के पास फेंक दिया। बैग का मुंह खुला था और अंदर 20 गड्डियां नए नोटों की और 2 महंगी सिगरेट की डिब्बियां दिख रही थी। यहाँ 20 लाख है, मैंने शांत आवाज में कहा। अगले 10 साल की प्रॉपर्टी फीस मैंने एडवांस में दे दी है। बाकी जो बचा वो वांग मैनेजर आपकी मेहनत के लिए चाय पानी का खर्चा समझ लीजिए। उसकी नजरें पैसों और सिगरेट पर जम गईं। उसने जोर से थूक गटका। 10 साल की फीस? यहाँ 1 साल की फीस मुश्किल से 1.5 लाख होती है और इस लड़के ने पलक झपकते ही 20 लाख फेंक दिए। ये कायदे के खिलाफ है। उसकी जुबान तो ये कह रही थी, लेकिन उसकी आंखें बैग से चिपक गई थी। मैंने उसकी चालाकी भांप ली और उसके कान के पास झुककर बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे शांति पसंद है। मुझे डिस्टर्ब होना अच्छा नहीं लगता। मेरी आवाज में एक ऐसी ठंडी चेतावनी थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वांग मैनेजर, मेरे विला की साउंड प्रूफिंग उतनी अच्छी नहीं है। कभी कभी मुझे वो बातें भी सुनाई दे जाती हैं जो नहीं सुननी चाहिए। वांग का शरीर जैसे जम गया। उसकी पीठ पर अचानक पसीना आ गया। वो समझ गया था ये सिर्फ लालच नहीं, एक चेतावनी भी थी। उसने फुर्ती से वो प्लास्टिक बैग उठाया जैसे उसने इसकी हजारों बार प्रैक्टिस की हो। उसकी अकड़ गायब हो गई और उसकी जगह एक चापलूसी भरी मुस्कान आ गई। अरे गो सर, आप तो बहुत ज्यादा फॉर्मल हो रहे हैं। उसने झुकते हुए बैग को कसकर पकड़ा। मैं तो बस मजाक कर रहा था। आप जैसे प्राइवेसी पसंद करने वाले प्रीमियम क्लाइंट ही तो हमारी शान है। उसने मजबूत दीवारों की तरफ इशारा करते हुए अंगूठा दिखाया। ये तो कला है, सेफ्टी का मामला है। मैं अभी जाकर दूसरों को समझाता हूं कि कोई शिकायत ना करे। गू सर, आप फिक्र मत कीजिए। आगे से कोई भी काम हो तो मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिएगा। वादा करता हूं कि कोई भी फालतू इंसान आपको परेशान नहीं करेगा। ये कहकर वो सिर झुकाते हुए पीछे हट गया, जैसे एक पल भी रुकना खतरे से खाली ना हो। मैंने उसे जाते हुए देखा। मेरी नजरों में बर्फ जैसी ठंडक थी। अपोकलिप्स में पैसा सिर्फ रद्दी कागज होगा, लेकिन कम से कम अभी ये बहुत सी मुसीबतें हल कर सकता है। उसी वक्त यून सिटी के सेंटर में एक आलीशान अपार्टमेंट में माहौल काफी भारी था।
टैंग या सोफे के कोने में दुबक कर बैठी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वो सांस लेने से भी डर रही थी। उसके सामने जोहेंग बड़े दबंग अंदाज में बैठा था। उसके पीछे दो तगड़े बॉडीगार्ड्स खड़े थे। जोहेंग हाथ में सोने का लाइटर घुमा रहा था। उसकी खटखट की आवाज सीधे तान याओ के दिल पर चोट कर रही थी। शाओ याओ, आखिर में जोहेंग बोला। आवाज नरम थी पर तान याओ और भी ज्यादा कांपने लगी। तुम्हारी उस इन्वेस्टमेंट को 1 हफ्ता होने वाला है, अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? उसने आंखें उठाकर तांग याओ को देखा। उसकी आंखों में अब वो पुराना प्यार नहीं, सिर्फ बेरहमी थी। मेरे वो 5 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ब्याज बढ़ रहा है। हैंग भाई, आप थोड़ा और इंतजार कीजिए। जी, थोड़ा और इंतजार, तांग याओ रोती हुई आवाज में बोली। उसने उसने कहा था कि बहुत जल्दी रिटर्न मिलेगा, एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। बड़ा सरप्राइज? जो हैंग ठिठका और लाइटर बंद कर दिया। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अभी पैसे चाहिए। वो खड़ा हुआ और तांग याओ की तरफ बढ़ा। या तो मुझे अभी वो 5 लाख ब्याज समेत वापस करो, या फिर उसने हवस भरी नजरों से टैंग याओ के चेहरे और शरीर को देखा, या फिर किसी दूसरे तरीके से चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। टैंग याओ डर से जम गई। वो जानती थी कि जोहेंग कैसा आदमी है। उसके काले कारनामों के किस्से उसने सुने थे। उसके हाथ लग जाने का मतलब मौत से भी बदतर जिंदगी थी। नहीं, टैंग याओ घबराकर पीछे हटी। उसका दिमाग तेजी से बचने का रास्ता ढूंढने लगा। सही कहा, गु ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर गु ये नहीं होता तो वो इस हाल में क्यों होती? उसके मन में जहरीला ख्याल आया। गु ये सारा पैसा उसी के पास है। टैंग याओ चिल्लाई। उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे भी ठगा और आपको भी। उसने आपके पैसे कहीं इन्वेस्ट नहीं किए, बल्कि पहाड़ों पर एक बहुत बड़ा विला मैंशन खरीद लिया है। जो हेंग के कदम रुक गए। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। विला? हाँ। टैंग याओ भागकर उसके पास आई और फोन में फोटोज दिखाने लगी। ये वो फोटोज थीं जो प्राइवेट डिटेक्टर्स ने ली थीं। तस्वीरों में मेरा वो स्टील फोर्ट्रेस जैसा विला साफ दिख रहा था। यही है वो युननिंग विला A01। उसने सारा पैसा इसमें झोंक दिया है और इसे किसी कछुए के कवच की तरह मजबूत बना लिया है। उसने उसे ऐसा बना दिया है जैसे कोई किला हो। जो हेंग को यकीन दिलाने के लिए उसने झूठ का तड़का लगाया। वो कहता है कि दुनिया खत्म होने वाली है और वो इसे एक अपोकलिप्स शेल्टर बना रहा है। वो पागल हो चुका है। हेंग भाई, सारा पैसा वही है। आप उसके पास जाइए, उसके पास जरूर बहुत पैसा होगा। जो इंसान रेनोवेशन पर इतना खर्च कर सकता है उसके पास करोड़ों होंगे। अपोकलिप्स शेल्टर। जोहेंग ने इन शब्दों को दोहराया और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने टैंग याओ के गाल को थपथपाया, ज्यादा जोर से नहीं पर खौफनाक तरीके से। बहुत अच्छे। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो इस बार तुम्हें छोड़ दूंगा। जोहेंग खड़ा हुआ और अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। लड़कों को तैयार करो। जोहेंग ने अपनी जैकेट पहनी। उसकी आंखें खूंखार दिख रही थीं। चलो जरा युननिंग विला चलकर हमारे उस गू सर से मिलते हैं जो सर्दी अपकलिप्स की तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही काली बिजनेस कार्स का काफिला बेसमेंट से निकला और पहाड़ वाले विला की तरफ तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। रात गहरी हो रही थी। वो गाड़ियां खून की गंध सूंघने वाले शिकारियों की तरह युननिंग विला की सड़कों पर दहाड़ रही थीं। अचानक ब्रेक लगने की तेज आवाज ने विला की शांति को चीर दिया। गाड़ियों के दरवाजे खुले और हाथों में डंडे लिए 10-12 गुंडे नीचे उतरे। माहौल में दहशत फैल गई। जोहेंग सबसे आगे चल रहा था। उसने अपनी टाई ढीली की और उस ग्रे स्टील फोर्ट्रेस को ठंडी नजरों से घूरा। यही है। टैंग याओ को 2 बॉडीगार्ड्स ने पकड़ रखा था। उसका चेहरा कागज जैसा सफेद था। उसने कांपते हुए सिर हिलाया। जी, यही है A01। जोहेंग ने एक ठंडी हुंकार भरी और हाथ से इशारा किया। जाओ, दरवाजा खटखटाओ। एक गंजे गुंडे ने आगे बढ़कर डोरबेल की जगह इंटरकॉम के पास की दीवार पर अपने मुक्कों से जोर जोर से हमला करना शुरू किया। उस भारी चोट की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। ये एक सीधी चुनौती थी। विला के अंदर डाइनिंग एरिया में पूरी रोशनी थी। मैं आराम से स्टेक का एक टुकड़ा काट कर मुंह में डाल रहा था। सामने दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन लगी थी जिसमें विला के चारों तरफ के CCTV फुटेज दिख रहे थे। एक स्क्रीन पर वो बिन बुलाए मेहमान साफ दिख रहे थे। जोहेंग का चेहरा कैमरे के सामने बहुत ही भयानक लग रहा था और टैंग याओ पीछे डरी सहमी खड़ी थी। मैंने शांति से अपना खाना जारी रखा और अपने लिए आधा गिलास रेड वाइन डाली। अंदर जो भी है सुन ले, दरवाजा खोल। तेरी माँ का अगर दरवाजा नहीं खोला तो हम इसे तोड़ देंगे। जोहेंग ने उस गुंडे को हटाकर खुद कैमरे के पास आकर अपना कॉलर ठीक किया। पुराने दोस्त गू, मैं हूं जोहेंग। वो थोड़ा रुका। उसकी आवाज अब थोड़ी दबी हुई और धौंस भरी थी। हम पुराने साथी हैं, भाई जैसे हैं। दरवाजा खोल, मुझे तुझसे 2 बातें करनी है। तभी पीछे से किसी ने चिढ़कर जमीन पर डंडा पटका। अठक जोहेंग की आंखों में गुस्सा आया। उसने पीछे मुड़कर उस आदमी को घूरा और फिर कैमरे की तरफ देखा। अब उसकी आवाज और भी सख्त हो गई थी। मुझे मजबूर मत कर। तुझे पता है कि आज मैं अकेला नहीं आया हूं। मैंने नैपकिन से अपना मुंह पोंछा और टॉक बटन दबाया। मेरी आवाज बाहर लगे स्पीकर से बहुत ही शांत और साफ गूंजी। अभी वक्त सही नहीं है।
जोहेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी बेरुखी से जवाब दूंगा। पीछे खड़े गुंडे शोर मचाने लगे, साला बहुत अकड़ दिखा रहा है। हेंग भाई बेकार की बातें छोड़ो, सीधा दरवाजा तोड़ते हैं। हेंग भाई सीधा हमला करो। जोहेंग का गला गुस्से से सूख रहा था, उसकी आंखें नफरत से भर गईं, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत रखा। गूसर, क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं? अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मेरी इज्जत का क्या होगा? अगर यहाँ हंगामा हुआ तो फिर कोई भी इसे संभाल नहीं पाएगा। मैंने वाइन का एक घूंट लिया और बिना किसी हलचल के कहा, जो हैंग इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। ये बात तो तुम्हें पता ही होगी। जो हैंग अचानक हंस पड़ा, जैसे इन्वेस्टमेंट शब्द ने उसके किसी पुराने जख्म को छू लिया हो। उसकी आंखें और भी ज्यादा ठंडी हो गई। मुझे ये सब मत सिखा। मैंने 5 लाख लगाए थे। मुझे ये सब मत समझा। मैंने 50 लाख इन्वेस्ट किए हैं और मुझे अभी अपना पैसा चाहिए। पैसा? क्या तुम भूल गए कि हमने एक क्लोज एंड फंड प्रोजेक्ट साइन किया है? क्या बकवास फंड है गुए? मेरे साथ ये वर्ड प्ले बंद करो। प्रोजेक्ट अभी लॉक इन पीरियड में है। अगर अभी फंड विड्रॉ किया तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। एक पैसा नहीं मिलेगा? आवाज ठंडी रखो, जरा सब्र करो। सिर्फ 1 हफ्ता और। 1 हफ्ते बाद प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज सेटल होगा और तुम्हारे 50 लाख डबल हो जाएंगे। जो हैंग की सांसें अचानक तेज हो गईं। उसकी आंखों में गुस्से की जगह लालच ने ले ली, जैसे किसी को खाई के किनारे धकेल दिया गया हो। तुम 1 हफ्ते में डबल? गुए, क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूं? यकीन करना है या नहीं, ये तुम पर है। दरवाजा यही है, चाहो तो इसे तोड़कर देख सकते हो। तुम चाहो तो इसे तोड़कर देख सकते हो या फिर वापस जाकर 1 हफ्ते बाद अपना 1 मिलियन ले सकते हो। जाहिर है अगर तुमने अभी हाथ उठाया तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और हमारा हिसाब बराबर। जो हैंग, मैं कॉल काट रहा हूँ। मॉनिटरिंग स्क्रीन पर जो हैंग के चेहरे पर शक और लालच साफ दिख रहा था। मैं उसके एक्सप्रेशन से समझ सकता था कि 1 मिलियन का लालच एक बड़े हुक की तरह उसे जकड़ चुका है। वो हिचकिचा रहा था, पर उस प्रॉफिट को छोड़ना उसके बस की बात नहीं थी। उसकी नजरें दरवाजे और इंसानों के बीच घूम रही थी, जैसे सोच रहा हो क्या पता ये सच हो। इस लड़के ने विला को एक कछुए के कवच जैसा बना दिया है, जरूर इसके पास कोई बड़ा शॉर्टकट होगा। हेंग भाई, क्या अभी भी तोड़ना है? जो हैंग की नजरें बंद दरवाजे और तांग याओ के पीले पड़े चेहरे पर टिक गईं। उसे अपना गुस्सा निकालने के लिए एक जरिया चाहिए था। चट्टा के एक जोरदार थप्पड़। जो हैंग ने अपना हाथ घुमाकर तांग याओ के चेहरे पर दे मारा, जिससे वो लड़खड़ा गई। उसके होंठों से खून निकलने लगा और कान लाल हो गए। कमीनी, तूने मुझे इस कीचड़ में घसीटा और अपनों के सामने नीचा दिखाया। उसने अपना सारा गुस्सा और डर उस औरत पर निकाल दिया। फिर अपने आदमियों की तरफ मुड़कर चिल्लाया, क्या देख रहे हो सब? टीम वापस बुलाओ, इसे ले चलो। 2 गुंडों ने तांग याओ को किसी बोरी की तरह घसीटकर गाड़ी की तरफ फेंका। तांग याओ ने संघर्ष करने की कोशिश की, पर अगले ही पल उसे बेरहमी से ब्लैक बिजनेस कार में ठूंस दिया गया। दरवाजा धमाके के साथ बंद हुआ। जोहिंग ने अपनी कलाई झटकी और गाड़ी में बैठ गया। इंजन दहाड़ा और गाड़ियां वहां से रफू चक्कर हुई। विला का दरवाजा अब खाली था। वहां सिर्फ उड़ती हुई बर्फ और बिखरे हुए पैरों के निशान बाकी थे। वो निशान भी अंधेरे में गायब हो गए। विला के अंदर मैंने स्टेक का आखिरी टुकड़ा खाया और प्लेट को डिशवॉशर में रख दिया। मैंने बिना किसी परवाह के मॉनिटर बंद किया और विंडो के पास जाकर उस अजीब से बैगनी लाल आसमान को देखने लगा। सब कुछ मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा था। तभी अचानक मेरे माथे में एक तेज दर्द उठा, जैसे किसी ने सुई चुभोई हो। ये मेरी सोल की गहराई से निकली एक चेतावनी थी। डेंजर परसेप्शन। जब से मुझे ये एबिलिटी मिली है तब से इतना तेज रिएक्शन कभी नहीं हुआ था। ये खतरा हर तरफ से था, ऊपर से नीचे से, जैसे पूरी दुनिया अगले ही पल एक नर्क में बदलने वाली हो। अपोकलिप्स। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। तभी लिविंग रूम के टीवी पर चल रही बिजनेस न्यूज अचानक कट गई। स्क्रीन पर एक गंभीर दिखने वाला न्यूज एंकर आया। इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट, एक ग्लोबल न्यूज अपडेट है। एंकर की आवाज घबराहट से कांप रही थी, जैसे उसे स्क्रिप्ट अभी अभी मिली हो। 28वें लेवल का एक सुपर सोलर फ्लेयर फटा है, जिससे निकलने वाला कोरोना मास इजेक्शन अब तक के सबसे तेज स्पीड से धरती की तरफ बढ़ रहा है। टीवी स्क्रीन पर स्पेस टेलीस्कोप का एक एनिमेशन दिखा। सूरज की सतह से एक विशाल आग का गोला निकला, जो करोड़ों टन की तबाही के साथ हमारी नीली धरती की तरफ बढ़ रहा था। एंकर की आवाज फिर गूंजी। इस बार उसमें साफ खौफ था। उम्मीद है कि यह हाई एनर्जी पार्टिकल स्ट्रीम 12 घंटे में धरती से टकराएगी। इससे पूरी दुनिया में एक सुपर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी सैटेलाइट्स नाकाम हो सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, पावर ग्रिड्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स पूरी तरह ठप हो सकते हैं। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट होगा। सभी नागरिकों से गुजारिश है कि फौरन स्क्रीन अचानक सफेद शोर स्टैटिक में बदल गई। सन्नाटे में सिर्फ बिजली की चरचराहट गूंज रही थी। ग्लोबल इमरजेंसी न्यूज कट चुकी थी। मैं अपनी जगह खड़ा रहा। मैंने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। उस कबाड़ टीवी को देखने का अब कोई मतलब नहीं था। मेरे माथे में हो रहा दर्द ही सबसे सटीक काउंटडाउन था। सिर्फ 12 घंटे ये मेन स्टॉर्म का समय था। असली तैयारी काउंटडाउन शुरू होने से पहले की जाती है, वरना से तैयारी नहीं जुआ कहते हैं। मैंने एक ठंडी सांस ली। मेरे मन में जरा भी घबराहट नहीं थी। वक्त शुरू हो चुका है।
मैं मुड़ा और बेसमेंट की तरफ चल दिया। फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, मैकेनिकल डायल और डबल पासवर्ड, 3 भारी दरवाजे एक के बाद एक खुले। पीछे बंद होते एलॉय डोर की आवाज दिल को सुकून दे रही थी। अंडरग्राउंड वेयरहाउस की लाइट्स जली। वहां सामानों की कतारें किसी आर्मी की तरह सजी थीं। चावल, आटा, तेल, कैंड फूड, फ्रीज ड्राइड बिस्किट्स, नमक, चीनी, विटामिन, वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स, दवाइयां, दस्ताने, फिल्टर्स, बैटरीज और फ्यूल, सब कुछ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड था। हर बक्से पर डेट और कोड लगा था। ये सब आज की मेहनत नहीं थी। एक हफ्ते पहले जब पहली बार मुझे वो खतरे का एहसास हुआ था, तभी मैं समझ गया था कि तबाही ये पूछकर नहीं आएगी कि मैं तैयार हूं या नहीं। उस दिन से मैंने 3 लेयर्स में स्टॉकिंग शुरू कर दी थी। पहली लेयर, सर्वाइवल। मुझे डेकोरेशन नहीं, सिर्फ सर्वाइवल चाहिए था। हाई कैलोरी, लॉन्ग शेल्फ लाइफ और इजी स्टोरेज वाली चीजों ने वेयरहाउस का आधा हिस्सा घेर रखा था। दूसरी लेयर, कंफर्ट। फ्रोजन मीट, कॉफी, चाय, शराब, स्नैक्स और मसालों ने जिंदा रहने को इंसान की तरह जीना बना दिया। और तीसरी लेयर, इमोशंस। कयामत के दिन मुझे ये नहीं सोचना था कि खाना कम है, बल्कि ये कि स्वाद है या नहीं। क्रॉफिश, बियर, स्टेक, चीज और स्वीट्स, इन सबको मैंने वैक्यूम सील्ड करके फ्रीजर में सजाया था। मैंने एक फ्रीजर खोला, ठंडी हवा के झोंके के साथ अंदर की चमकती लाल क्रॉफिश और मोटे स्टेक्स नजर आए। मैं हल्का सा मुस्कुराया। बाहर लोग चावल की एक बोरी के लिए एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे और मुझे बस अपनी इन्वेंट्री चेक करनी थी। मैंने लिस्ट निकाली और एक एक चीज वेरीफाई की। सब कुछ सही होने के बाद मैंने अपने दिमाग की शक्ति टेलेकिनेसिस का इस्तेमाल किया। बक्से, दवाइयां और कैंड फूड हवा में तैरने लगे और गायब होकर मेरे ट्रेजर बेसन स्पेस में चले गए। उस स्पेस में वक्त थमा हुआ था। गर्म खाना ठंडा नहीं होगा और दवाइयां कभी एक्सपायर नहीं होंगी। मैं वहां से हर चीज प्लान के हिसाब से निकाल सकता था। आखिर में मैंने इमोशन वाली कैटेगरी का कुछ सामान बाहर ही रहने दिया। आज रात में इसे खोलूंगा, इसलिए नहीं कि जगह कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब से बाहर की दुनिया इस लायक नहीं कि मैं एक निवाले के लिए भी मेहनत करूं। मैंने फ्रीजर बंद किया और मॉनिटरिंग रूम में वापस आ गया। पहाड़ के नीचे कोहराम मच चुका था। सड़कों पर गाड़ियों का जाम था। हॉर्न की आवाजें चीख रही थीं। लोग दफ्तरों से निकलकर सुपरमार्केट और गैस स्टेशंस की तरफ भाग रहे थे। पैनिक शुरू हो चुका था। मैंने एक कॉफी ली और आराम से चमड़े के सोफा पर बैठ गया। सुपरमार्केट के बाहर लोग जानवरों की तरह सामान छीन रहे थे। एक अधेड़ आदमी ने चावल की बोरी छीनी तो एक लड़के ने उसे लात मारकर गिरा दिया। कहीं औरतें पानी की बोतलों के लिए घिरी हुई थी। मैं ये सब एक बोरियत भरी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी की तरह देख रहा था। मेरे मन में कोई दया नहीं थी। रात के 10 बजे मैं आखिरी चेक पूरा किया। मैं एंट्रेंस कंट्रोल रूम में गया और लाल बटन का कवर हटाकर उसे दबा दिया। मोटरों के चलने की आवाज आई। विला के बाहर 30 सेंटीमीटर मोटा एलॉय डोर धीरे धीरे बंद हुआ। कड़क की आवाज के साथ 16 भारी लॉक्स दीवार में धंस गए। खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ शटर्स गिर गए। अब ये विला पूरी दुनिया से कट चुका था। न रोशनी अंदर आएगी, ना आवाज बाहर जाएगी। ये मेरा अपना टापू था। एसी 26 डिग्रीज पर था और मैं नंगे पैर कालीन पर चल रहा था। मैंने क्रॉफिश का पैकेट फाड़ा और उसे गर्म करने के लिए कढ़ाई में डाल दिया। मसाले की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। फिर मैंने कैबिनेट से एक बर्फीली बियर निकाली। हिस की आवाज के साथ ढक्कन खुला। बड़े टीवी पर ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड गेम चल रहा था। उसकी शांत म्यूजिक और बाहर का खौफनाक बैंगनी आसमान दो अलग दुनिया के हिस्से लग रहे थे। मैंने एक क्रॉफिश उठाई, तीखी और मजेदार। ये वाकई मेरा लास्ट सफर था। इसलिए नहीं कि खाना खत्म हो गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि अब बाहर की व्यवस्था दम तोड़ रही थी और मुझे अब उसकी जरूरत नहीं थी। मैं सोफा पर आंखें मूंद कर बैठ गया और इस शांति का आनंद लेने लगा। ट्रेजर बेसिन सामान से भरा था। बेसमेंट में बीज बो दिए गए थे, पानी का टैंक फुल था और जनरेटर स्टैंड बाय पर था। तभी वो खतरे का दर्द अपने पीक पर पहुंचा। मैंने झटके आंखें खोली और स्क्रीन की तरफ देखा। बैगनी आसमान अचानक स्याह काला पड़ गया, जैसे किसी ने ब्रह्मांड में स्याही घोल दी हो। एक भयानक खौफ ने सबको अपनी चपेट में ले लिया। सड़कों पर लड़ाई रुक गई। सब आसमान की ओर देखने लगे। अगले ही पल पूरी दुनिया की लाइट्स एक साथ बुझ गईं, जैसे किसी ने मेन स्विच बंद कर दिया हो। पहाड़ के नीचे का शहर जो जगमगा रहा था पल भर में गायब हो गया। स्ट्रीट लाइट्स, गाड़ियों की लाइट्स, बिलबोर्ड, सब अंधेरे में डूब गए। विला की बैकअप पावर शुरू हुई और लाइट्स झपक कर वापस आ गईं। बाहर के अंधेरे ने इस नजारे को और भी डरावना बना दिया था। मैंने बियर का कैन नीचे रखा। पुराना दौर खत्म हुआ, मेरा दौर अब शुरू होता है। मैं कंट्रोल कंसोल के पास गया। थर्मल सेंसर्स को छोड़कर बाकी सभी स्क्रीन्स खाली थीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स मेरी उम्मीद से भी ज्यादा तेज था। इसका मतलब था कि शहर के 99% इलेक्ट्रॉनिक्स अब कबाड़ बन चुके थे। गाड़ियां, फोन, कंप्यूटर, पावर ग्रिड सब ठप। मैंने एनर्जी मॉनिटर चेक किया। डीजल जनरेटर का आइकन जल रहा था। आउटपुट स्टेबल था। फैराडे केज ने पल्स को रोक लिया था। मेरे थर्मल सेंसर्स और मिलिट्री ग्रेड हार्डवेयर अभी भी काम कर रहे थे। मेरा किला सलामत था। तभी कंसोल पर एक नया अलर्ट आया।
आउटडोर टेम्परेचर अबनॉर्मल। स्क्रीन पर लाल नंबर्स तेजी से गिर रहे थे। 25 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। मैं स्क्रीन को घूरने लगा। ये सामान्य ठंड नहीं थी, ये कुदरत के नियमों के खिलाफ जाने वाली गिरावट थी। मैंने थर्मल कैमरा चेक किया। दुनिया का रंग पीले हरे से बदलकर गहरा नीला और फिर काला होता जा रहा था। तापमान 1 घंटे के अंदर -10 डिग्री पहुंच गया और अभी भी गिर रहा था। विला के बाहर से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे हजारों कंकड़ लोहे की चादर पर गिर रहे हों। मैंने माइक्रोफोन की वॉल्यूम बढ़ाई। ये ओले और बर्फ का तूफान था जो बिना किसी चेतावनी के टूट पड़ा था। बाहर अब सिर्फ सफेद चादर दिख रही थी। तबाही तो अभी बस शुरू हुई थी। नीचे सड़क पर वो ब्लैक बिजनेस कार किसी बेकार लोहे के टुकड़े की तरह खड़ी थी। गाड़ी के अंदर झो हेंग का गल चिल्लाते चिल्लाते बैठ गया था। स्टार्ट हो कमीनी, गाड़ी स्टार्ट हो। वो पागलों की तरह चाबी घुमा रहा था। डैशबोर्ड काला था, कोई रिस्पॉन्स नहीं। गाड़ी मर चुकी थी। बाहर इतना अंधेरा था कि हाथ तक नहीं सूझ रहा था। उसका फोन भी एक ईंट बन चुका था। डस के रोंगटे खड़े कर रहा था। हेंग भाई, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बगल में तांग याओ के दांत किटकिटा रहे थे। गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर तेजी से गिर रहा था। अभी कुछ देर पहले जो एसी चल रहा था, अब वो जगह किसी फ्रीजर जैसी लग रही थी। चुप कर जो, हेंग चिल्लाया, पर उसकी उंगलियां भी सुन्न चुकी थीं। उसका महंगा सूट अब कागज के टुकड़े जैसा लग रहा था। नीचे उतर कोई छुपने की जगह ढूंढते हैं। उसने दरवाजा खोला। बर्फानी हवा का झोंका अंदर आया और तांग याओ चीख पड़ी। हवा किसी चाकू की तरह चेहरे को काट रही थी। झो हेंग बाहर 3 सेकंड भी नहीं टिक पाया और वापस अंदर घुस गया। बाहर जाना मतलब मौत थी। हैंग भाई, मैं नहीं बचूंगी। तांग याओ सीट पर दुबक कर कांप रही थी। उसके होंठ नीले पड़ गए थे। जो हेंग ने उसे देखा, उसका गुस्सा अब जीने की तड़प में बदल गया था। अगर कुछ नहीं किया तो दोनों यहीं जम जाएंगे। इधर आ, उसने तांग याओ को खींचकर अपने गले लगा लिया। उस औरत का शरीर ठंडा था, पर कम से कम जिंदा तो थी। तांग याओ ने कोई विरोध नहीं किया। वो किसी डूबते हुए तिनके की तरह उससे लिपट गई। दो बेबस जानवरों की तरह वे एक दूसरे के शरीर की गर्मी से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। विला के अंदर मैंने आखिरी क्रॉफिश खाया। मैंने बियर की एक और चुस्की ली और धीरे से मुस्कुराया। बाहर बर्फ की चादर 1 मीटर से ऊपर हो चुकी थी और बढ़ रही थी। जल्द ही विला की पहली फ्लोर बर्फ में दब जाएगी। ये पूरी तरह एक बर्फीला टापू बन जाएगा। तभी मेरे मॉडिफाइड फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पर नो सर्विस था, पर एक सिग्नल का टुकड़ा जबरदस्ती अंदर आया था। ये मिलिट्री इमरजेंसी शॉर्टवेव नेटवर्क था जो सिर्फ अंडरग्राउंड केबल्स की वजह से काम कर रहा था। लॉन्ग्यून 0 कोऑर्डिनेट्स एन्क्रिप्टेड। क्लाउड सिटी अंडरग्राउंड शेल्टर नंबर 7। आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन फेल्ड। ट्रैकिंग रिवर्स सोर्स, तुम कौन हो? मैंने उन शब्दों को देखकर मुस्कुराया, पर जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरा फोन निकाला और डेटा केबल से जोड़ा। मेरी उंगलियां वर्चुअल कीबोर्ड पर नाचने लगी। मैंने सिग्नल को इंटरसेप्ट किया और एक फेक डिस्ट्रेस कॉल जनरेट की। ये एक जाल डिकॉय था। काम पूरा करने के बाद मैंने कनेक्शन काट दिया और दोनों फोन्स को फ्लाइट मोड पर डाल दिया। अंधेरे में अब असली खेल शुरू होने वाला था, शिकारी और शिकार के बीच का खेल।